दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 11 बुक 3 से। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है विद्रोही और राज। ठीक है, तो आपको हेडिंग से तो पता चल ही रहा होगा कि इसमें हम लोग विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, झगड़ा से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूँ तो आप समझ पाएंगे कि इसमें जो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हम लोग का भारत, जो हम लोग का देश है भारत, उसमें जब ब्रिटिश शासन था, राज किसका था ना, ब्रिटिश था। ठीक है, ब्रिटिश का। ठीक है, तो ये इसी कालखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो 1857 का जो युद्ध हुआ था, इससे रिलेटेड संबंधित हर एक चीज पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो उसमें किस तरह से जो भारत के सिपाही थे, भारत के किसान थे, जमींदार थे, आदिवासी थे, वो सारे जो है किस तरह से इस युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं, सारे एक जगह मतलब इकट्ठा होते हैं, फिर से विद्रोह करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। तो इसके बारे में दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से आप समझते जाइए। ठीक है, 10 मई 1857 की दोपहर को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इससे आपको क्या समझ में आया कि जो ये 1857 का युद्ध है, आंदोलन है, वो 10 मई को स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट होता है ना, मेरठ छावनी से। ठीक है, कब स्टार्ट होता है ना, दोपहर को स्टार्ट होता है। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट होता है ना, सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। इसकी शुरुआत भारत सैनिकों ने पैदल सेना से हुई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भारत सैनिकों द्वारा की गई थी, पैदल सैनिकों से। ठीक है, अब आगे समझिए कि जल्द ही इसमें घुड़सवार फौज भी शामिल हो गए थे। ठीक है, और यह पूरी शहर तक फैल गया था। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया कि जो 1857 का युद्ध है वो दोपहर को मेरठ छावनी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सिपाहियों के द्वारा। कौन से सेना थे इसमें न, पैदल सेना थे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें घुड़सवार फौज भी इसमें शामिल होते हैं इस आंदोलन में, इस युद्ध में। ठीक है, उसके बाद जो है ये युद्ध पूरे शहर में फैल गया। ठीक है, पूरे शहर तक जो है ये युद्ध फैल गया। ठीक है, शहर और आसपास के लोगों सिपाहियों के साथ जुड़ने लगे। ठीक है, शहर के जो जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे जो है इस सिपाहियों के साथ जुड़ने लगे और आंदोलन करने लगे। ठीक है, सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार अर्थात जहाँ पे हथियार होता है, उस जगह को जो है शस्त्रागार कहा जाता है। ठीक है, तो शस्त्रागार का अर्थ होता है हथियार और गोला बारूद। जहाँ पे रहते हैं उस मतलब रूम को, या फिर उस घर को, या फिर उस जहाँ पे हथियार और गोला बारूद रहता है, उस क्षेत्र को जो है शस्त्रागार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सिपाही थे वो जो है शस्त्रागार पर काबू कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे इन लोग को क्या फायदा हो जाता है, यहाँ पे जितने भी हथियार होते हैं, जितने भी गोला बारूद होते हैं, वो सारे जो है इसके नियंत्रण में हो जाते हैं सिपाहियों के। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों पर निशाना दागा। उसके बाद जो है जब इन लोग को हथियार सब कुछ मिल गया, उसके बाद जो है इन लोग अंग्रेज अधिकारियों पर सब जो हमला कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनके बंगालों और साझा सामानों को तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, सब जला देते हैं। इससे आपको क्या समझ में आया कि जो सिपाही हुआ करते थे, जब उन लोग को हथियार सब कुछ मिल गया, तब उन लोग जो है अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जितने भी उन लोग के पास सामान होते हैं, ठीक है, वो सारे जो है तहस नहस कर देते हैं, सारे जला देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स, दफ्तर, अदालत, जेल, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आंदोलन बहुत ज़्यादा भड़क गया था, बहुत ज़्यादा इन लोग के ऊपर आग की तरह जो है इन लोग आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो अंग्रेज के अधिकारी थे उस पर जो हमला कर देते हैं, उन लोग को मारपीट करने लगते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड्स, दफ्तर, अदालत, जेल, डाके खाने, सरकारी खजाने, ये सारे पर जो है अपना नियंत्रण कर लेते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इतना ज़्यादा इन लोग भड़क उठे थे। ठीक है, अब आगे समझिए कि अंधेरा होते ही आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आंदोलन है वो दोपहर को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब जब अंधेरा हो गया तो सिपाहियों का एक जत्था अर्थात ग्रुप, ठीक है, जत्था घोड़ा पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब 10 मई 1857 इस समय जो है ये युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक है, जब ये युद्ध स्टार्ट होता है इस तारीख को, उसके बाद जो है जब अंधेरा हो जाता है, तब जब घोड़ा का सवारी इस पर आता है, एक ग्रुप आता है घोड़ा लेकर। ठीक है, तो उस पर जो है बैठकर ये लोग जो है दिल्ली की तरफ निकल चलते हैं। ठीक है, अब जत्था जो है, ग्रुप जो होता है, वो 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आई कि 10 मई को स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, 10 मई को स्टार्ट होता है। उसके बाद जब इन लोग का कब्जा हो जाता है शस्त्रागार पर, उसके बाद जो है अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। अंग्रेजों को हमला करने के पश्चात जो है बहुत सारे जैसे कि अदालत, जेल, डाके खाने, सरकारी खजाने, वो सारे पर जो है अपना नियंत्रण कर लेते हैं, लूटपाट मचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उन लोग 11 मई को जो है उन लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। जब दिल्ली पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है रमजान का महीना होता है। मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफर। दोस्तों ये बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि ये बहादुर शाह जफर जो है वो कितने नंबर के मुगल सम्राट रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करना है। मैंने आपको चैप्टर 9 में शासक और इतिवृत्त जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया था, ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में। तो आपको याद होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। ये जो बहादुर शाह जफर हैं जो जब नमाज पढ़कर जो है ये उठे हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा हल्ला सुनाई देती है, ठीक है। जब हल्ला इन्हें सुनाई देती है बहादुर शाह जफर को, उसके बाद क्या होता है कि सिपाहियों ने उन्हें जाकर जानकारी देती है कि हम मेरठ के सभी अंग्रेजी पुरुष को मार कर आए हैं, क्योंकि हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा था। इन लोग क्या बताया, अभी क्या डिस्कस हो रहा है ना, अभी जो है सिपाही जो हैं वो जब यहाँ आए दिल्ली, तब जब इन लोग के साथ मिले, इसके साथ मिले जफर के साथ, बहादुर शाह जफर के साथ, तो इन लोग दोनों के साथ डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ये जो सिपाही इसको बता रहे हैं जफर को, मुगल सम्राट के सम्राट जो हैं बहादुर शाह जफर, उसको बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं मेरठ से आ गए हैं, ठीक है। मेरठ से जो जितने भी वहाँ के अंग्रेज थे वो सारे को मार के आए हैं, ठीक है। क्यों मारे हैं, क्योंकि ये जो है हम लोग को मजबूर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए ना, कारतूस को जो है उसको दांत से खींचने के लिए। और जो कारतूस है उसमें क्या होता है ना, गाय और सुअर की जो है उसमें चर्बी लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उसको जो है दांत से खींचने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण जो है इन लोग यहाँ पे हमला कर देते हैं और हमला करने के पश्चात जो है दिल्ली पहुँच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम का धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण जो है इन लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और युद्ध करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है कि जब इन लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं उसके बाद दिल्ली के अमीर लोगों पर भी हमला कर देते हैं, ठीक है, उन्हें लूटते हैं, ठीक है। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा रहा था। अब जब इन लोग दिल्ली पहुंच गया तो दिल्ली में इतना ज़्यादा तबाही मचा दिया इन लोग कि अंग्रेज जो है इसका नियंत्रण दिल्ली पे नहीं रहा, ठीक है। दिल्ली से जो है इसका नियंत्रण हटने लगा और किसका नियंत्रण होने लगा ना, सिपाहियों का, ठीक है। इन सिपाहियों की मांग थी कि बहादुर शाह जो बादशाह थे उन्हें अपना आशीर्वाद दें, ठीक है, तथा उनके विद्रोह को वैधता मिले। बहादुर शाह जफर के पास कोई चारा नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये बहादुर शाह जान रहे थे कि यदि हम इनकार कर देंगे, इसका समर्थन नहीं करेंगे, तो हमको भी शायद इन लोग कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है बहादुर शाह जफर जो है इनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने सिपाहियों का साथ दिया। अब यह विद्रोह मुगल सम्राट के नाम पर भी चलाया जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई हो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ ये आंदोलन 10 मई को दोपहर में, ठीक है। उसके बाद नदेरा हुआ, तब जो है घोड़ा का सवारियों के साथ जो है इन लोग 11 मई को दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। तो दिल्ली पहुंचने के बाद जो है बहादुर शाह जफर से मिला, ठीक है। उसके बाद इसको बताया सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद जो है बहादुर शाह जफर भी इसका साथ देने लगे, ठीक है। तो इतना तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए कि ये जो विद्रोह हुआ था उसका ढर्रा कैसा था, उसका पैटर्न कैसा था, ठीक है। तो विद्रोह की तारीख को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा पता लगेगा कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचती जा रही थी, वैसे वैसे सिपाहियों हथियार जो है उठाते जा रहे थे। अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरठ से स्टार्ट हुआ, जब मेरठ से दिल्ली पहुंचा तब दिल्ली पहुंचते पहुंचते जो है बहुत सारे सैनिक इसमें और भी जुड़ने लगे, ठीक है। बहुत सारे किसान, बहुत सारे आदिवासी जो है इसमें इससे जुड़ने लगे, ठीक है। तो इससे जो है इन लोग का सिपाहियों का जो एक ढर्रा मतलब जो समूह था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगा, जिसके कारण जो है ये युद्ध और भी भड़क उठा, ठीक है। तो आपके मन में अभी एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो है सैन्य विद्रोह हुआ कैसे, ठीक है। ये आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप जानिए कि सिपाहियों ने विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। बहुत मतलब विशेष तरीका क्या था, विशेष संकेत क्या था कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो कई जगह शाम को तोप का गोला दागा गया। अर्थात तोप का गोला जब दागा जाएगा तो आपको ये संकेत, आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि यहाँ पे जो है अब आंदोलन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप सब सतर्क हो जाइए या फिर तैयार हो जाइए आंदोलन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से संकेत हुआ करता था। तो कहीं कहीं जो है बिगुल बजाकर भी संकेत दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो है विशेष संकेत हुआ करते थे उस समय के, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर काबू किया। मैंने आपको बताया कि पहले इन लोग शस्त्रागार पर काबू करते हैं, वहाँ के जितने भी हथियार होते हैं सारे जो है इन लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अंग्रेजों पर निशाना ताकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। फिर सरकारी खजाने को लूटा, ठीक है। उसके बाद जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले, सरकारी इमारतें पर हमला कर दिए, ठीक है। तो सोचिए दोस्तों, ये जितने भी इन लोग आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी इन लोग सारे जगह पर इमारत पर या फिर जितने भी टेलीग्राफ दफ्तर थे, रिकॉर्ड थे, जेल थे, सरकारी खजाने थे, वो सारे जो है उसमें जो है हमला कर देते हैं, ठीक है। और सारे रिकॉर्ड को जला देते हैं। अंग्रेज तथा अंग्रेजी संबंधित हर चीज़ को, हर शख्स को जो है हमले का निशाना बना देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ पर हमला करने लगे, ठीक है। चाहे वो अंग्रेज हो और अंग्रेज से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो उस पर जो है हमला कर देते थे, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो सैन्य विद्रोह था वो अंग्रेज के खिलाफ कितना दुखदायक, कितना परेशानी का
माहौल रहा होगा। ठीक है, अब आगे समझिए कि हिंदू और मुसलमान तथा तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए हिंदू उर्दू फारसी में अपील की जाने लगी। ठीक है, जहाँ भी देखा जाने लगा, जहाँ भी एकजुट होने लगे वहाँ पे जो है हिंदी से अपील करनी जाने लगी, उर्दू से, फारसी से। जो हिंदी समझते थे वो हिंदू समझ गए, जो उर्दू समझते थे वो उर्दू से समझ गए, जो फारसी समझते थे वो फारसी से समझ गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है विद्रोह और भी फैलता गया। ठीक है, विद्रोह में आम लोग भी शामिल होने लगे। ठीक है, इसमें जो है आम लोग शामिल होने लगे, जिसके साथ हमलों का दायरा जो है और भी बढ़ने लगा। विद्रोहियों ने लखनऊ, कानपुर और बैरली जैसी शहरों में साहूकारों और अमीर लोगों को निशाना बनाया। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो साहूकार और अमीर लोग, इसके ऊपर क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि ये जो आंदोलन था वो सिर्फ अंग्रेज के खिलाफ था, लेकिन यहाँ के साहूकार और अमीर लोगों पर भी हमला क्यों चलने लगा? क्योंकि ये जो साहूकार थे और ये जो अमीर लोग थे, इन लोग जो है किसानों पर जो है बहुत ज़्यादा अपना नियंत्रण करते थे। ठीक है, उसको दुख पहुंचाते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, जिसके कारण जो है इसके खिलाफ भी जो है आंदोलन भड़क उठा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन लोग दोनों के ऊपर भी जो है आंदोलन स्टार्ट होने लगा। ठीक है, अब आगे समझिए कि किसान इन लोगों को उत्पीड़न मानते थे और अंग्रेजी का पिट्ठू मानते थे। ठीक है, ये मानते थे कि ये जो साहूकार हैं ये सारे जो है अंग्रेज के पिट्ठू है, अंग्रेज के चेला हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो है इसके ऊपर भी विद्रोह करने लगे। ठीक है, मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों का कोई जवाब नहीं था। ठीक है, अंग्रेज अपनी जिंदगी और अपना घर बार बचाने में फंस गए थे। ठीक है, इतना ज़्यादा विद्रोह होने लगा कि ये जो अंग्रेज थे वो अपना घर, अपना जिंदगी वो जो है बचाने का फेरा में लग गए। ठीक है, एक ब्रिटिश अफसर ने यह भी लिख दिया था कि ब्रिटिश शासन जो है ताश के किले की तरह जो है बिखर रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि ये जो है ब्रिटिश शासन ताश जो है ये ताश की तरह जो है फैलने लगा था, अर्थात बिखरने लगा था। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा विद्रोह होने लगा था कि ये जो है ब्रिटिश शासन ताश की तरह बिखरने लगा था। अपना जिंदगी और अपना घर को जो है वो बचाने का फिरा में लोग दोनों लग गए थे। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ये विद्रोह कितना विशाल, कितना खतरनाक साबित हुआ होगा। ठीक है, अब आगे समझिए कि ये संचार के माध्यम क्या था। यदि आप समझ पा रहे होंगे अभी तक जितने भी मैंने आपको समझाया, जिससे आपको ये साबित हो गया होगा कि जो आंदोलन था हर एक जगह पर एकदम एक ही जैसा हो रहा था। ठीक है, इस जगह पर जैसा हो रहा था वैसा भी इसी जगह पर हो रहा था, इसी जगह पर हो रहा था। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ के जितने भी सैनिक रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी सैनिक रहे होंगे, उस सारे के पास जो है एक कहीं ना कहीं जो है इन लोग दोनों के पास एक कनेक्शन था, कहीं पर तो संचार का माध्यम था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह संकेत पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो इसका माध्यम क्या था इसे थोड़ा सा समझिए। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह का ढर्रा एक समान था। इससे एक साबित हो जाती है कि जो विद्रोह था नियोजित था। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि जब विद्रोह का पैटर्न जो है एक ही जैसा का था, तो ये जो विद्रोह था कहीं ना कहीं जो है नियोजित था, पहले से ही प्लान था। ठीक है, तो इससे मैं आपको यह भी बताऊं कि ये जो है विद्रोह था वो नियोजित था, तो किस तरह से इसकी योजना बनाई जाती थी, इसके योजनाकार कौन थे, ये किसके द्वारा नियोजित की जाती थी, ये मैं सारी चीज़ बताऊंगा। आप पहले बस इतना समझिए कि जब विद्रोह एक समान था, तो ये तो आपको पता चल गया कि जब एक समान था तब विद्रोह का जो नियोजन, मतलब विद्रोह पहले से नियोजित था। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। विद्रोही विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। ठीक है, विभिन्न छावनियों अर्थात एक छावनी यहाँ पे मैंने आपको मेरठ का नाम बताया। ठीक है, यहीं पर दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, तो ये जो है तीनों छावनी जो है अलग अलग छावनी जो है वो उसके सिपाहियों के बीच जो है एक अच्छा कनेक्शन था। ठीक है, अच्छा जो है बातचीत करने का तरीका, मतलब दोनों का जो है एक तरह का कनेक्शन था। ठीक है, जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में कारतूस के इस्तेमाल का मना किया। कारतूस मैंने आपको बता दिया, जिसमें जो है सुअर और गाय का जो है चमड़ी का लेप, मतलब उसमें लगा हुआ रहता है और दांत से खींचना पड़ता है, इसको जो है मना करता है। ठीक है, उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से लिखते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार भी करने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए कि मैंने आपको समझाया था कि ये जो योजनाएं पहले से बनी जाती थी, तो ये योजनाएं किस तरह से बनाई जाती थी और इसके योजनाकार कौन थे। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिए। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों का था। ये जो कैप्टन हियरसे है ये एक ब्रिटिश का अधिकारी था। ठीक है, ब्रिटेन अधिकारी था। ठीक है, तो उसका जिम्मा किसके पास था ना, भारतीय सिपाहियों के पास। तो जहां कैप्टन हियरसे तैनात थे वहां 41 नेटिव इन्फेंट्री की तैनाती थी। ठीक है, इन्फेंट्री की दलील थी कि वह अपने तमाम गोरे अफसरों को जड़ से खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि ये बोलते हैं कि
ये जो कैप्टन हियर्से है इसको भी जो है मौत की नींद सुला दिया जाए, या फिर उसे जो है गिरफ्तार करके जो है 41 नेटिव इन्फेंट्री को के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ये दोनों जो है अपील जो है मिलिट्री पुलिस के द्वारा खारिज की जाती है। ठीक है, इसको जो है दोनों इनकार किया जाता है। ये बोलते हैं कि नहीं इसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे, नहीं इसको मौत की सजा देंगे। ठीक है, ये दोनों जो है इनकार कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तब आगे समझिए। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायत बुलाई गई। ठीक है, तो ये जो है पंचायत बुलाई गई, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है योजनाएं बनाई जाती थी, किस तरह से बनाई जाती थी, किस तरह से नहीं बनाई जाती थी, इस पंचायत से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस विद्रोह की शुरुआत इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा था। क्या लिखा था कि यह पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइन में जुटती थी। ठीक है, तो ये जो है पंचायत, मैंने आपको बताया कि पंचायत से आपको ये पता चल जाएगा क्या कि ये जो है योजनाएं किस तरह से बनाई जाती थी। ठीक है, तो योजनाएं किस तरह से बनती थी इसे थोड़ा समझिए। ठीक है, ये जो है रात को ये पंचायत बैठता था। ठीक है, कहाँ ना कानपुर सिपाही लाइन, अर्थात आप रेल लाइन या फिर पुलिस लाइन इस तरह से आप सुने होंगे, तो इसी तरह से जो है सिपाही लाइन भी आप सुन लीजिए। ठीक है, सिपाही लाइन के बारे में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सिपाही लाइन जो है वहाँ पे जो है ये पंचायत बैठाई जाती थी। ठीक है, रात को। ठीक है, इससे जो है यहाँ पे योजनाएं बनाई जाती थी, किस तरह से योजना करना है, किस तरह से विद्रोह करना है, किस तरह से फैलाना है, किस तरह से ब्रिटिश को यहाँ से हटाना है। ठीक है, ये सारी योजनाएं जो है इस समय इस तरह से फैलाई जाती थी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि योजनाएं किस तरह से बनाई जाती थी और किसके द्वारा बनाई जाती थी, ना सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जो है जरूर लिए होंगे, क्योंकि सिपाही लाइन में रहने थे और सभी जीवन शैली एक जैसी थी। ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत सारे एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह इकट्ठा बैठकर भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। और यह सिपाही जो है अपने विरोध के करदाता खुद होते थे। ठीक है, ये जो है खुद इस विद्रोह को चला रहे थे। ठीक है, जो ब्रिटिश से विरोध कर रहे थे वो खुद कर रहे थे, वो खुद प्लानिंग कर रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे बढ़ाना है इस विद्रोह को, कैसे नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो है खुद करते थे। ठीक है, अब आगे समझिए। अब जब विद्रोह बहुत जगह फैलने लगा, चारों तरफ जब फैलने लगा, एक शहर से दूसरे शहर जब फैलने लगा, तब इन लोग सिपाही जो है वो कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाने लगे कि यदि जैसे कि ये एक शहर है, ये एक शहर है, ये एक शहर है, ये एक शहर है। ठीक है, सारे शहर में अगर एक एक नेता रहा होगा, इसका नेतृत्व कोई एक नेता कर रहा होगा, इसका नेतृत्व कोई और कर रहा होगा, इसका नेतृत्व कोई और कर रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन लोग को अब समझ में आती है कि यदि नेता और उसके अनुयायी भी इसमें आ जाते हैं, इसमें जो है समर्थन हम लोग को मिल जाता है, तो युद्ध जो है और भी तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है इनका ख्याल आता है, तो इसे थोड़ा समझिए आगे क्या होता है। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोग धारण की जो अंग्रेजों से पहले जो है नेता की भूमिका निभा लिए हैं। ठीक है, तो अंग्रेज के अधिकारी होने से पहले जो है जितने भी वो नेता थे पहले, उसकी भूमिका जो निभा चुके हैं, उसको जो है इसकी तलाश थी। ठीक है, तो उसी में मैं आपको एक दो बताऊं तो आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में जो है मैंने आपको बताया, दिल्ली में जब आए इन लोग, मेरठ से जब दिल्ली आए, तब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जो है उसका नेतृत्व लिए। वहीं पे कानपुर गए तो वहाँ पे जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के अधिकारी नाना साहिब का नेतृत्व लेते हैं। वहीं पर जब बिहार जाते हैं तो बिहार में जो है आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह का समर्थन लेते हैं। उसके बाद जो है अवध में नवाब वाजिद अली शाह का लेते हैं। वहीं पर जो है लखनऊ में बिज हरीश कद्र का लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो है इस तरह जो है इनका समर्थन जब मिल जाता है तो जो युद्ध होता है, जो विद्रोह होता है, वो सारा जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है और भी इन लोग को जो है हिम्मत मिलने लगती है। ठीक है, तो इस तरह जो है विद्रोह आगे बढ़ते जा रहा था। ठीक है, अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुष और महिलाओं के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। ठीक है, कुछ स्थान पर जो है आम पुरुषों के द्वारा फैल रहा था ये विद्रोह, तो कहीं पर महिलाओं के द्वारा फैल रहा था, वहीं पर कहीं जो है धार्मिक लोग थे उसके द्वारा जो है इस विद्रोह को फैलाया जा रहा था। ठीक है, मेरठ में कुछ ऐसी खबर आ रही थी कि वहाँ हाथी का सवार एक फकीर को देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखी गई, क्या देखी गई ना, मेरठ में जो है ऐसी खबर फैल रही थी कि वहाँ जो है हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया है जिसे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। ठीक है, तो इस तरह का जो यहाँ पे देखने को मिलता है। लखनऊ में अवध पर कब्जा करने के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज्य के नेस्तनाबूद करने का अलग जगह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह जो आप समझ सकते हैं कि ये जो विद्रोह है किस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रहा था। ठीक है,
अन्य स्थानों पर किसान जमींदार और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे नेता जो है इसमें युद्ध में जुड़ते जा रहे थे, जिसके कारण जो युद्ध बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने लगा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बड़ौत इलाके के गांव वालों को शाहमाल ने संगठित किया। वहीं पर जो है छोटा नागपुर स्थित सिंघभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोलू ने इलाके के कुल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला। इस तरह से दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि शामल जो है वो यहाँ का नेतृत्व करते हैं, वहीं पर गोमुल जो है यहाँ का नेतृत्व करते हैं। और मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए। ठीक है, नाना साहेब, जैसे कि नाना साहेब बताया। ठीक है, बहादुर शाह जफर बताया। ये सारे जो है मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह जो है इन लोग दोनों, ये मैंने आपको जितने भी नाम बताए वो सारे जो है इन लोग नेतृत्व करते हैं, जिसके कारण जो युद्ध और भी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसके कारण जो है ये युद्ध और भी सफल होने लगता है। ठीक है, अब आगे समझिए। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे समझिए कि अफवाहें और भविष्यवाणी। ठीक है, उस समय जो है बहुत सारे अफवाहें फैलने लगी थी, बहुत सारी भविष्यवाणी हो रही थी, जिसके कारण जो है लोग इसमें जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। ठीक है, क्यों विश्वास करने लगे थे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बात आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, इस समय तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणी के जरिए लोगों का उकसाया जा रहा था। सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल के उन कारतूस का विरोध कर रहे थे, जिससे जो है इस्तेमाल करने से उन्हें मुंह में खींचना पड़ रहा था। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ कारतूस के बारे में। ठीक है, अंग्रेज ने सिपाहियों को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है आप कारतूस मुंह से खींच रहे हैं, उसमें जो है कुछ भी मतलब गाय और सुअर का जो है चमड़ी जो है उसमें ये इसमें नहीं लगाया जा रहा है, ये आप गलत समझ रहे हैं। अंग्रेज जो है बहुत बार इसको समझाएं सिपाहियों लोग को, लेकिन ये सब सिपाही जो है नहीं समझे, क्योंकि अफवाह जो है फैल चुकी थी पहले से ही। ठीक है, तो इस तरह जो है सिपाही जो है विद्रोह करते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत के छावनियों में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। ठीक है, और इस तरह जो है विद्रोह आप समझ ही पा रहे होंगे कितना ज़्यादा, कितना मजबूत, कितना खतरनाक तरीके से जो है विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब आगे समझिए कि अफवाह था, वो अफवाह किस तरह से, मतलब कौन फैला रहा था, किस तरह से फैल रहा था। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिए। राइफल इंस्टीट्यूट फर्गसन डिपो के एक कैप्टन ने अपनी रिपोर्ट लिखा था। ठीक है, एक रिपोर्ट लिखा, क्या रिपोर्ट लिखा कि स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीच जाति के एक खलासी एक एक मजदूर के तौर पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मजदूर था, वो खलासी जो था, वो जनवरी 1857 में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी मांगता है। ठीक है, पानी पीने के लिए जो है पानी मांगता है। कौन? एक खलासी। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर उसे अपने लोटे से पानी पिलाने से मना कर दिया कि जो है तुम जो है नीच जाति का है, यदि तुम अब मेरा लोटा छू देगा तो वो जो है एक पवित्र हो जाएगा। ठीक है, अपवित्र हो जाएगा। इसके कारण जो है ये ब्राह्मण जो सिपाही होता है वो इनकार कर देता है कि मैं आपको पानी नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये घटना यहाँ पे होती है। तो उसके बाद रिपोर्ट में क्या छपता है, इसे थोड़ा समझिए। रिपोर्ट में छपता है कि इस पर खलासी जो है उसने जवाब दिया कि जल्द ही तुम्हारी जो है जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी पर लगे कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पर बताया गया इसके द्वारा, खलासी के द्वारा, किसको? न सिपाही को। तो जब ये इस चीज़ को ये बताता है, तब ये सिपाही जो है इसके मन में जो है ये बात जो है बैठ जाती है, और ये जो है एक दूसरे सिपाही को बताता है, इस तरह ये दूसरे सिपाही को बताता है, इस तरह जो है बताते ये चारों तरफ से फैल जाता है, जिसके कारण जो है ये अफवाह और भी ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पर घटना होती है, जिसके कारण जो है ये चीज़ और भी ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब अन्य अफवाहें, मतलब आगे और भी कुछ अफवाहें थी, इसे थोड़ा समझिए। अंग्रेज सरकारें ने हिंदू मुसलमान की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक साजिश रची थी। ठीक है, ये जो है अंग्रेज सरकार, ये हिंदू और मुसलमान की जाति जो थी, धर्म जो थी, उसको अलग करने के लिए ये समझ रहे थे कि यदि हम हिंदू और मुसलमान दोनों को अगर अलग कर दें तो हमको जो है इन लोग दोनों पर काबू करने के लिए, इन लोग दोनों पर नियंत्रण करने के लिए हमको सहूलियत होगी। ठीक है, जिसके कारण जो है एक साजिश रची। ठीक है, अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया। अर्थात इससे आप क्या समझ पाए? दूसरा ये अफवाह है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। पहला अफवाह क्या था? मैं आपको बताया था कि जो वहाँ के कारतूस था वो मुंह से खींचना पड़ता था, और उसमें जो है गाय और सुअर का जो है
चमड़ी उसमें लगाया जाता था, जिसके कारण उसके मुंह से जो है खींचा जाता था। ये पहला अफवाह था, ठीक है। वहीं पर दूसरा अफवाह था कि जो आटा था उसमें जो है गाय और सुअर का हड्डियों का चूरा इसमें मिला दिया जा रहा है और उसी को जो है बाजार में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो थी दूसरा अफवाह थी, ठीक है। और इस अफवाह के बाद शहर और छावनियों के सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूना भी मना कर दिया, ठीक है। चारों ओर जो है डर और शक बना हुआ था, ठीक है। और अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते थे। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सारे जो है हिंदुस्तान को ईसाई बनाना चाहते थे, ठीक है। अंग्रेजों ने लोगों को यकीन दिलाने का बहुत प्रयास किया कि जो आटा है उसमें जो है कुछ ये जो है चूरा उरा कुछ नहीं मिलाया जा रहा है, ठीक है। ये जो है गाय और सुअर का कुछ भी चूरा मिलाया नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो है नाकाम रहे, ठीक है, क्योंकि अफवाह जो है बहुत ज़्यादा फैल गई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको दो अफवाहें बता दी मैंने, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई है, ठीक है। पहला था कारतूस वाला, वहीं दूसरा था आटा वाला, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे समझिए और भी अफवाहें थी उसे, ठीक है। यह अफवाह जो है एक अफवाह यह भी थी, ये जो है भविष्यवाणी अफवाह थी, ठीक है। इसे थोड़ा समझिए। प्लासी की जंग, अर्थात आपको पता होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप जो है क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, ठीक है। आपको याद होगा, आपने क्लास 8 में अच्छी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ये जो प्लासी की जंग जो हुआ था 1757 में, ठीक है, तो वहीं पर बताया गया था कि आपको जो है 100 साल बाद अर्थात 1857 में, ठीक है, 100 साल बाद जो है 1857 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 1857 में जो है आपका जो है देश वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। 1857 23 जून 1857 को जो है अंग्रेज अधिकार जो है अंग्रेज का जो शासन था वो खत्म हो जाएगा और जो है 1857 में आपका जो देश है वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। ये एक भविष्यवाणी थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये लोग मान भी कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है कि 1857 में 100 साल बाद जो है हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तो जो ये 1857 का युद्ध था उसमें जो है लोग यही सोच रहे थे कि ये जो युद्ध हम कर रहे हैं कि इसके कारण जो है हम लोग का युद्ध हो रहा है, तो जिसके कारण हम लोग का जो है देश है वो आज़ाद हो जाएगा, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, ठीक है। कोई भी किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा हम लोग के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से जो है देश के नागरिकों का एक आशा बना हुआ था, ठीक है, जिसके कारण जो है और भी ज़्यादा युद्ध जो है इन लोग करने लगे थे, ठीक है। तो इस तरह जो है एक भविष्यवाणी अफवाह फैल गई थी, ठीक है। अब आगे समझिए। उत्तर भारत के विभिन्न गांवों से चपातियां बांटने की एक रिपोर्ट आ रही थी, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा था कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदारियों को एक चपाती और 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जा रहा था, ठीक है। चपाती बांटने का मकसद था कि उस समय भी स्पष्ट नहीं था कि आज भी स्पष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो है उस समय भी स्पष्ट नहीं था कि ये जो चपाती क्यों बांटा जा रहा था, इसको क्या तात्पर्य था इसका, ये आज भी पता नहीं चला है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इससे किसी आने वाले उत्फल का संकेत मार रहे थे, ठीक है। इसको जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इन लोग ये समझ रहे थे कि कुछ हम लोग के साथ बुरा होने वाला है, यहाँ पे कुछ आंदोलन या फिर कुछ ऐसा चीज़ इन लोग स्टार्ट करने वाला है जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक है, ठीक है। तो इस तरह से इन लोग समझ पा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो है चीज़ अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए, ये जो अफवाहें फैल जा रही थी, मैंने आपको 3 अफवाहें बताएं, ठीक है। पहला बताया कि कारतूस वाला, ठीक है। दूसरा बताया आटा वाला, वहीं तीसरा बताया भविष्यवाणी वाला, ठीक है। जिसमें से 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसी समय बताया गया था कि आप लोग का देश जो है 100 साल बाद, ठीक है, 100 साल बाद जब 100 साल बाद अर्थात 1857, ठीक है, 1857 जब होगा तब आपका देश जो है आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग का देश आज़ाद कब हुआ, ये जो भारत है जिसमें हम लोग रहते हैं वो कब आज़ाद हुआ, ये तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा, ठीक है। अब ये जो तीनों अफवाहें मैंने आपको बताएं, ये तीनों जो अफवाहें फैल रही थी, ठीक है, चलो फैल रही थी, लेकिन इस पे जो है लोग क्यों विश्वास कर रहे थे, ये जो है लोग अफवाह पर विश्वास क्यों कर रहे थे, इसे थोड़ा समझिए, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने की खास तरीके से जो है नीति लागू की, ठीक है। ये समझ रहे थे कि ये जो भारत है उसमें जो है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब शिक्षा भी अच्छा नहीं हो रहा है, विचार जो है वो भी अच्छे नहीं है, यहाँ के संस्थान भी अच्छे नहीं है। तो इसको सारे को हम लोग मतलब जो ब्रिटिश शासक था, ब्रिटिश सरकार था, उसके द्वारा जो है ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहते थे, इसको सुधारना चाहते थे, ठीक है। तो इसके कारण आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये हम लोग की जो सामाजिक रीति थी, जो भी हम लोग का यहाँ पे समाज में चल रहा था, वो सारे जो है चेंज करके अपने तरीके से जो है ये अपना स्थापना करना चाहते थे, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से जो है अंग्रेज के माध्यम से जो है अंग्रेजी के स्कूल भी खोले जाने लगे, कॉलेज भी खोला जाने लगा, और जो है विश्वविद्यालय, ये सारी चीज़ें जो है स्थापित की जाने लगी। ठीक है, इनमें पश्चिम और विज्ञान और उदार कलाओं को जो है पढ़ाया जाने लगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि भारत में जो भी कुछ हो रहा था, भारत की जो मातृभाषा हिंदी है, वो जो भी कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा था या फिर जो भी कुछ हो रहा था यहाँ पे, ये सारे चीज़ को हटाकर जो है अंग्रेज की सरकार जो है वो सारी चीज़ अपने तौर तरीके से जो है यहाँ पे पढ़ाया जाने लगा, उसके तरीके से जो है यहाँ पे नियंत्रण होने लगा। ठीक है, वो चाहे तो जो भी कुछ कर सकते हैं उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब जो है भारत के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने सती प्रथा, दोस्तों ये जो सती प्रथा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सती प्रथा के बारे में मैंने आपको जो है चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए, उसमें जब फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा जो है सती प्रथा का वर्णन किया गया, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। ठीक है, आपको याद होगा। ये जो है सती प्रथा को खत्म करने, ये जो है अंग्रेज जो है सती प्रथा को खत्म कर देते हैं और हिंदू विधवा विवाह को वैधता के लिए कानून बनाए गए। मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो है हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। ठीक है, तो ये जो है इसको समर्थन मिला विधवा विवाह को। ठीक है, ये जो है जो भी औरत विधवा है वो विवाह कर सकती है, इसको जो है समर्थन दिया, लेकिन वहीं पर जो है सती प्रथा को जो है इसको जो है खत्म कर देते हैं। ठीक है, कौन ना अंग्रेज। सास की दुर्लभता और दत्तकथा को अवैध घोषित करने के बहाने से अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों के शासकों को हटाकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो बहुत सारे क्षेत्रों के जो भी शासक हुआ करते थे उसको हटाकर जो है खुद शासन करने लगे। ठीक है, जैसे ही अंग्रेजों का कब्जा हुआ, अंग्रेजों ने अपने ढंग से शासन करना, व्यवस्था जो है अपने हिसाब से चलाने लगे। ठीक है, जब जैसे कि ये एक छोटा सा क्षेत्र है। ठीक है, सोचिए कि मान लीजिए एक छोटा सा क्षेत्र है, इस पे जो है अंग्रेज काबू कर लिया। ठीक है, इस पर जो है इनका कब्जा हो गया। ठीक है, तो कब्जा होते ही ये जो है जितना भी यहाँ की व्यवस्था थी वो सारे जो है अपने ढंग से चलाने लगे। ठीक है, कौन ना अंग्रेज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आगे समझिए। ठीक है, नए कानून लागू कराए गए। ठीक है, जब इनका शासन स्थापित हो गया तब ये नए कानून यहाँ पे लागू करवाए। ठीक है, भूमि विवादों के निपटारे तथा भू राजस्व प्रणाली की व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे राजस्व अर्थात टैक्स जो प्रणाली होती है, टैक्स दिया जाता है। ठीक है, भूमि के बदले। ठीक है, तो उसका जो है इस व्यवस्था को भी यहाँ पे लागू करते हैं। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्यवाहियों का गहरा असर पड़ा। ठीक है, उत्तर भारत के लोग जो थे उस पर जो है बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है इसमें। ठीक है, और लोगों जो है ये लगता था उन लोगों को कि अब तक जिन चीज़ों की कदर करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे वो राजा हो या फिर रजवाड़े हो, चाहे धार्मिक रीति रिवाज हो, कुछ भी हो, इन सभी का जो है खत्म करके अंग्रेज एक दमनकारी नीति लागू कर रहे थे। ठीक है, यहाँ आपको क्या समझ में आया कि जो भी यहाँ पे पवित्र मानते थे, ये यहाँ पे जो भी कुछ भी अच्छी थी वो सारे जो है खत्म होने लगी। ठीक है, और जो है अंग्रेज एक दमनकारी नीति अपनाने लगे। ठीक है, दमनकारी अर्थात इस पर जो है हिंसा, जो भी आपको समझ में आ रहा होगा, हिंसा या फिर इसमें आंदोलन, विद्रोह, इस तरीके से जो है यहाँ पे नीति यहाँ पे लागू की जाने लगी। ठीक है, कहाँ पे ना भारत में। ठीक है, अब आगे समझिए अवध में विद्रोह, अर्थात ये जो है अवध, दोस्तों ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध की रियासतों के बारे में लिखा था। ये जो है लॉर्ड डलहौजी, दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये 1851 में जो है यहाँ की रियासतों के बारे में लिखा। कहाँ की न अवध की। ठीक है, ये लिखते हैं कि गिलास फल ये गिलास जो है फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर जो है गिर जाएगा। ठीक है, ये बोलते हैं ये। ठीक है, ये लाइन आपको दोस्तों याद होना चाहिए, किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा में बोली गई। ठीक है, कब लिखी गई, कब बोली गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5 साल बाद क्या होता है कि 1856 में इन रियासतों को ब्रिटिश शासन का अंग घोषित कर दिया गया। ठीक है, अवध रियासतों पर कब्जा का सिलसिला लंबा चला। ठीक है, ये जो है अवध, इस पर जब कब्जा करने आए अंग्रेज, तो इसका जो है जो भी टाइम पीरियड रहा होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा था। ठीक है, 1801 में अवध जो है सहायक संधि थोपी गई। ठीक है, अवध में जो है सहायक संधि थोपी गई। ठीक है, ये जो अवध पर कब्जा करने का प्रोसेस था वो 1801 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको जो कब्जा हुआ वो कब हुआ, 1856 में दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे समझिए, ये जो है 1801 में जब यहाँ पे अवध में सहायक संधि थोपी गई तो इसमें क्या शर्तें थी इसे थोड़ा समझिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये सहायक संधि क्या थी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप इसकी शर्तें समझ ले। ठीक है, नवाब अपनी सेना जो है खत्म कर दें, ये इसकी पहली शर्त थी। ये नवाब क्या होता है, नवाब अर्थात राजा। ठीक है, जो भी राजा, किसी भी क्षेत्र का जो भी राजा रहा होगा वो अपनी सारी सेना को
छोड़ दें, त्याग कर दें। ठीक है, रियासतें में अंग्रेजों की सेना की तैनाती की इजाज़त थी। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ अंग्रेज की सेना होगी, ना कि वहाँ के नवाब की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर अमल दे। ये रेजिडेंट दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजिडेंट है, ब्रिटिश रेजिडेंट अर्थात ब्रिटिश का कोई अधिकारी है, एक अधिकारी है। ठीक है, ये अधिकारी क्या करता है, ये रेजिडेंट क्या करता है कि जो नवाब होता है और जो ब्रिटिश का अधिकारी, जो भी राजा होता है ब्रिटिश का, ठीक है, जो भी ब्रिटिश में शासन करने वाला होता है, वो और इसके दोनों के बीच जो है एक बिचौलिया का काम कर रहा है। दोनों के बीच जो है एक बीच का कार्य करता है। अर्थात मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप कोई मंदिर गए, ठीक है, आप मंदिर जाते हैं, उसके बाद आप पंडित वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप पूजा करते हैं। ठीक है, भगवान को पूजा करते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जब आप पूजा करते हैं तो ये जो पंडित होता है वो आपको और आपके जो आप जिसके लिए पूजा करते हैं, जैसे कि आप शिव भगवान के मंदिर में गए तो शिव मंदिर के बीच, शिव मंदिर जो शिव भगवान होते हैं वो और आप, उन लोग दोनों के बीच जो है एक बिचौलिए का काम करते हैं। कौन? ना पंडित। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो रेजिडेंट है वो भी एक बिचौलिए का काम करते हैं। किसके बीच? नवाब और ब्रिटिश अधिकारी के बीच। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ जो है सहायक संधि की शर्तें हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि सहायक संधि क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसकी शर्तें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जब नवाब अपनी सैनिक ताकत से वंचित हुआ, उसके बाद नवाब रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अंग्रेजों पर निर्भर होने लगे। ठीक है, अब विद्रोही मुखिया और तालुकदारों पर भी नवाब का नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, ये जो नवाब होते थे, राजा होते थे, वो जो है इस पर भी नियंत्रण नहीं रखते थे, मुखिया पर भी नहीं, तालुकदारों पर भी नहीं। ठीक है, तो ये नवाब जो है इसके पास जितनी भी शक्ति थी वो सारी शक्ति जो है कहीं ना कहीं छीन होती गई, कहीं ना कहीं गायब होती गई। ठीक है, और किसके पास इसकी नियंत्रण चलने जाने लगी? ना अंग्रेज के पास। ठीक है, अंग्रेज जो है इन लोग को हटाया जाने लगा, ये जितने भी नवाब होते थे उन सारों को हटा दिए गए। ठीक है, और अपना नियंत्रण करने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नवाब का जो भी ताकत रहा होगा, जो भी इसके पास नियंत्रण हो रहा था, वो सारी चीज़ें जो है हटा दी गई और अंग्रेजों के बीच जो है, अंग्रेजों के साथ जो है, अंग्रेजों के पास जो है सारे नियंत्रण चली गई। ठीक है, अब थोड़ा सा सहायक संधि के बारे में समझिए। मैंने आपको समझाया था कि सहायक संधि की शर्तें जितनी भी मैंने आपको बताया, सारी चीज़ जो थी वो सारी जो है सहायक संधि की शर्तें थी। अब थोड़ा सा इसे समझिए। सहायक संधि की शुरुआत 1758 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए किसके द्वारा की गई, अब कब की गई। ठीक है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे समझिए कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज के साथ संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। अर्थात इससे आप क्या समझ में आए, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज के साथ संधि करने वाले को कुछ शर्तें जो है माननी पड़ती है। ठीक है, इस ये जो सहायक संधि है, इससे आपको क्या पता चला कि ये किसके द्वारा लागू किया गया, ये भी आपको समझ में आ गया, और कब लागू किया गया ये भी आपको समझ में आ गया। दोस्तों ये आप दोनों आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसा भी कुछ करना हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो है पूछा जा सकता है, जिसके कारण जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सहायक संधि में जो भी ब्रिटिश अधिकारी होता है, जो भी अंग्रेज होता है, उसके साथ जो भी संधि करता है, ठीक है, जो भी कुछ भी संधि करता है, तो उसके दोनों के बीच जो है एक कुछ शर्तें होती है। ठीक है, उसको माननी पड़ती है, जिसे जो है सहायक संधि कहा जाता है। ठीक है, सहायक संधि आपको समझ में आ गया। अब इसमें कौन सी शर्तें माननी पड़ती है, इसे थोड़ा सा समझिए। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ये पहली शर्त थी। वहीं पर दूसरी शर्त थी, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्षों को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और ना ही अंग्रेज की अनुमति के बिना किसी युद्ध में जो है शामिल रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 4 पॉइंट बताएं, ये चारों जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जिसके कारण आपको सहायक संधि के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब आगे समझिए कि ये जो है अंग्रेज जब अवध पर कब्जा करने आए, अवध में जैसे कि मैं आपको बताया कि 1801 से इसके कब्जा करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1856 में जो है ये कब्जा कर पाते हैं। लेकिन ये जो है इसके बीच इतना ज़्यादा कालखंड, ये इतना दिलचस्पी क्यों दिखाते थे, जिसके कारण अवध पे कब्जा करना इसको बहुत ज़्यादा जरूरी था। इतना ज़्यादा टाइम लग गया, फिर भी जो है ये छोड़े नहीं, इसको कब्जा करना है, मतलब कब्जा करना है। इसके पीछे इतना दिलचस्पी क्यों थे इसके पीछे? ठीक है, अवध जो है इसके पीछे अंग्रेज की इतना दिलचस्पी क्यों थे, ये जो है
क्यों इस पर जो है नियंत्रण करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि ये जो अवध था वो बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण, किस लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसके कारण जो है अंग्रेज इस पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तो अवध की जमीन नील और कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसके कारण जो है यहाँ पे शासन थोपना चाहते थे। ठीक है, इस इलाके को उत्तर भारत के एक बड़े बाजार के रूप में भी विकसित किया जा रहा था। ठीक है, 1850 के दशक के कुछ दशक के शुरुआत तक अंग्रेज देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों को जीत चुके थे। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों को जीत चुके थे, जैसे कि मराठा भूमि दोआब क्षेत्र जो होता है उसे जीत चुके थे। कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, सब जगह जो है अंग्रेज की झोली थी। ठीक है, सारा जगह जो है अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर जब अंग्रेजों का शासन था तब अवध के अधिग्रहण के साथ विस्तार की नीति जो है मुकम्मल हो जाती, जिसके कारण जो है ये अवध पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि अवध पर ये क्यों कब्जा करना चाहते थे, इसकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा क्यों थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे समझिए कि ये जो है देश से जान चुकी है, इसका तात्पर्य क्या है, देश से जान जा चुकी है, इसके आपको क्या समझ में आ रहा होगा। देह अर्थात शरीर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शरीर से जान जा चुकी है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, आप समझिए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अवध में अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सबसे अधिक गुस्सा अवध में अवध में दिखा गया। ठीक है, ये जो है अवध के निवासी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ठीक है, इन लोग के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब यहाँ पे मेरठ से जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तब इन लोग को जब खबर पहुंची तब अवध के जो भी निवासी थे वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो गए इस युद्ध में इन्वॉल्व होने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें जब जुड़े तब इन लोग जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित, अपना जितना भी गुस्सा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अवध के उत्तर भारत की शान कहा जाता है। ये जो अवध है उसको उत्तर भारत की शान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अंग्रेजों ने यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कर गद्दी से हटा दिया गया कि वो जो है अच्छी तरह से शासन नहीं कर रहा है। अंग्रेज क्या बोले कि ये जो शासक है, मैंने आपको क्या नाम बताया ना, वाजिद अली शाह, ये जो है इसको गद्दी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, इसका रीजन क्या बताया इन लोग कि ये जो है अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट बताया क्या कि वो जो है लोकप्रिय नहीं था। ये शासक जो है मैंने आपको बताया वाजिद अली शाह, ठीक है, ये जो है इसको गद्दी से हटा दिया गया। क्यों, क्योंकि ये जो है अच्छा शासन नहीं कर रहे हैं या फिर ये जो है लोकप्रिय नहीं थे। लेकिन ये दोनों जो है झूठ था। क्यों, क्योंकि यहाँ के जितने भी निवासी थे वो यहाँ इस सम्राट को दिल से चाहते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इस सम्राट से। ठीक है, जब वो अपने ब्यौरे लखनऊ से विदा ले रहे थे तब बहुत सारे लोग जो है रोते हुए कानपुर तक चले गए इसके पीछे पीछे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये जो है शासक कितना लोकप्रिय था। ठीक है, ये जो है जनता इसको कितने अच्छे ढंग से कितना दिल से चाहती थी। ठीक है, ये आपको यहीं पर दिखता है कि जब ये विदा ले रहे थे यहाँ से तब इसके पीछे पीछे रोते रोते जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है कानपुर तक चले गए इसके पीछे पीछे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो अंग्रेज है इसके इस सम्राट के साथ बहुत ज़्यादा गलत किए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, फिर भी जो है ये इसको बताया गया कि ये तुम लोकप्रिय नहीं है, तुम अच्छा शासन नहीं कर रहा, जिस कारण ये जो है यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है अंग्रेज के द्वारा बहुत ही ज़्यादा खराब साबित होती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि अवध। उसके बाद समझिए कि अवध के नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान को उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। ठीक है, एक ने तो यह भी लिख दिया कि देश से जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि ये जो मैंने आपको हेडिंग बताया था देश से जान जा चुकी है, तो इस तरह से इस माहौल में जब इस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तब इन लोग ये बताते हैं, ये लिख देते हैं कि जो है हम लोग का जो है शरीर से जो है ये जान भी जा चुका था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाएँ कि जब एक राजा की विदाई हो रही थी और उसका कारण क्या लगाया गया कि ये जो है यहाँ पे शासन अच्छे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो है शासन लोकप्रिय शासन नहीं है, तो ये दोनों जो है झूठ था। ठीक है, यहाँ के जितने भी निवासी थे वो बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही दिल से चाहते थे इस शासक को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस कारणवश जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एक ने तो ये लिख दिया कि देश से जान जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक बन जाता है हम लोग का, देश से जान जा चुकी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। शहर की काया बेजान थी। ठीक है, कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा नहीं था कि जहाँ पे जो है जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है जब राजा के साथ इन लोग का संबंध बिछड़ने लगा तब वहाँ के कोई भी ऐसा घर नहीं था, कोई भी ऐसा सड़क नहीं था, कोई भी ऐसा
बाजार नहीं था जहाँ पे जो है हल्ला नहीं हो रहा होगा, शोरगुल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। नवाब को हटाए जाने से दरबार और यहाँ के संस्कृति जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म होने जाने रही थी, ठीक है। संगीतकार, कवियों, कारीगरों, वावचरियों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चली जा रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ का राजा था, वो राजा कितना ज़्यादा लोकप्रिय था इन यहाँ के जनता के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि देश जान जा चुकी है, इसका टॉपिक का तात्पर्य क्या था, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आगे समझिए। फिरंगी राज का आना, एक दुनिया का खात्मा। इससे आपको क्या समझ में आया कि ये जो फिरंगी राज है इसका तात्पर्य है अंग्रेज ब्रिटिश जो राज्य है उससे, ठीक है। तो ब्रिटिश राज्य को जो है फिरंगी राज कहा गया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो जब ब्रिटिश राज्य यहाँ पे आया, वो ये शासन करने लगा, तो उस समय जो है एक दुनिया का खात्मा होने लगी। तो किस तरह से क्या हुआ इसे थोड़ा समझिए। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदारों, किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ के जितने भी राजकुमार थे, तालुकदार थे, वो सारे को जो है एक दूसरे से जोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ कि यह सभी फिरंगी राज के आने को एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे, ठीक है। फिरंगी राज अर्थात मैंने आपको बता दिया ब्रिटिश राज, ठीक है। तो ब्रिटिश राज जब आया तो वहाँ पे इन लोग बताता है कि ये जो है इस दुनिया का जो है समाप्ति होने के लिए जो है ये लोग आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसका हेडिंग किस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि एक दुनिया का खात्मा, ठीक है। तो इसी से जो है इसका जो है हेडिंग बन गया फिरंगी राज का आना और एक दुनिया की खात्मा, ठीक है। टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। अब इन्हें गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो है ये फिरंगी राज जब यहाँ पे आया गया तो यहाँ का जितना भी निवासी है अब इन लोग जो है गुलामी के तौर पर जिएंगे, ठीक है। अवध के अधिकारी से केवल नवाब की गद्दी छीनी जा रही थी, ठीक है, बल्कि इस इलाके के तालुकदार को भी लाचार कर दिया गया था, ठीक है। तालुकदार की जंजीर और किले पर भी बिखर गए थे, ठीक है। ये जो तालुकदार होते थे उस पर जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता था, ये जो है जागीर पर अपना नियंत्रण रखते थे, वहीं पर इनका खुद का किला होता था। ये सारी चीज़ें जो है बिखर जा रही थी। कब? जब फिरंगी राज का यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे अपना शासन थोपना स्टार्ट कर दे रहे थे उस समय, ठीक है। फिरंगी राज आपको याद होना चाहिए, फिरंगी राज अर्थात ब्रिटिश राज, ठीक है। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदार के पास जो है हथियारबंद होते थे, सिपाही होते थे, उनके पास किला होते थे। लेकिन जब इन लोग अंग्रेज जब आए यहाँ पे शासन करने लगे तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से तालुकदारों के पास कुछ भी नहीं रहे, उन लोग से सारी शक्ति छीनी जाने लगी, ठीक है। अगर यह तालुकदार नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते तो कुछ राजस्व चुकाकर जो है स्वायत्ता प्राप्त कर लेती। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया कि जो तालुकदार हुआ करते थे, यदि उस समय जो है नवाब का शासन हुआ करता था तो ये तालुकदार इसको कुछ टैक्स दे के जो है अपना स्वायत्ता फिर से प्राप्त कर लेती। लेकिन इस समय क्या होने लगा कि जब ब्रिटिश शासन आने लगे तो ब्रिटिश शासन कुछ भी नहीं माना, तालुकदार को जो है एक आम जो है आम व्यक्ति की तरह इसको दिखाया जाने लगा और इसको जो है एक आम जनता बनाया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तालुकदार की जितनी भी शक्ति थी वो सारी शक्ति जो है छीनी जाने लगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए कि कुछ बड़े तालुकदारों के पास जो है 12,000 तक पैदल सिपाही थे, ठीक है। ये जो है तालुकदार के पास जो है 12,000 तक सिपाही होता था। वहीं पर जो छोटे तालुकदार होते थे उसके पास जो है 200 सिपाही होते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो बड़े होते थे उसके पास तो 12,000 होता था, वहीं पर जो छोटे होते थे उसके पास भी जो है कम से कम 200 सिपाही तो होते ही थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है तालुकदारों की शक्ति को दिखाया जा रहा है, ठीक है। वहीं पर जब ब्रिटिश शासन आया तो सारी चीज़ें जो है इसकी छीनी जाने लगी, ठीक है। अंग्रेज ने इन तालुकदारों की सत्ता को बर्खास्त करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। अधिकरण के फौरन बाद तालुकदारों की सेना को भी बंद कर दिया। इनके दुर्ग ध्वस्त पर भी जो है कब्जा किया जाने लगा, दुर्गस्त भी जो है सारी चीज़ें जो है इन लोग बर्खास्त की जाने लगी, सारी चीज़ें इससे छीनी जाने लगी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तालुकदार जो थे वो एक समय ऐसा था कि ये जो है दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते थे और एक टाइम ऐसा आ गया कि इसका कुछ भी वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन आया तब तालुकदारों के ऊपर किस तरह से प्रभाव इन लोग का पड़ता है, ठीक है। अब आगे समझिए कि ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों को सौंप दिया जाए। अर्थात ये जब ब्रिटिश शासन जब आया तब इन लोग ये बताया कि जो तालुकदार के पास जितनी भी जमीन थी वो सारी इससे छीन ली जाएगी और जो इस जमीन का मालिक था उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये ब्रिटिश राज्य इसको बताता है, ब्रिटिश अधिकारी इसको बताता है, ठीक है, किसको? तालुकदारों को, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि इसमें किसान के शोषण
भी कम आएगी, इसमें जो है किसानों का शोषण भी कम होगा और राजस्व वसूली में भी कम आएगी, राजस्व वसूल का भी इजाफा जो है होगा। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया कि जो तालुकदार के पास जितनी भी जमीन थे वो सारी जमीन जो है उसके जमीन के मालिक को थोप दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मालिक थे, किसान थे, वो सारे जो है उस पर जो है शोषण भी कम होने लगेगा जब इनको जमीन मिल जाएगी। ठीक है, तो जमीन जब मिल जाएगी किसानों को तो ये जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शोषण नहीं हो रहा है इसके बीच। ठीक है, किसानों का शोषण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है राजस्व भी बढ़ेगा। अर्थात जब किसानों को जमीन मिल जाएगी तो किसान बहुत ज़्यादा खेती करेंगे जिसके कारण जो है अंग्रेज अधिकारियों को टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है अंग्रेज को फायदा होने लगा, जिसके कारण ये जो है तालुकदारों से जमीन छीनने लगी। ठीक है, तो जब इन लोग ये सारा चीज करने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन वास्तव में क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जो भी ये सोचे थे कि किसानों को शोषण नहीं होगा, ठीक है, तो ये सारे जो है वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है कि भू राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, टैक्स तो बढ़ता गया, टैक्स तो है प्रतिदिन जो भी जितना होता था वो सारी चीजें तो लेने लगे, लेकिन किसानों के शोषण में कुछ भी कमी नहीं आई। किसानों का शोषण किया ही जाने लगा। ठीक है, और भी इसके बीच इसको शोषण करने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झूठ का सहारा लेकर जो है यहाँ पे शासन करने लगे। ठीक है, तालुकदार अधिकारी समझ चुके थे कि अवध के बहुत सारे इलाके को मूल्य जो है निर्धारण बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर जो है यहाँ पे इस तरह से बताया जा रहा था। ठीक है, कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग 30 से 7% तक इजाफा हो गया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप कुछ वस्तु दुकान में खरीदने जाएंगे तो ठीक है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपको टैक्स लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 से 10% जो है आपको टैक्स लगता है। लेकिन वहीं पर यहाँ पे क्या होने लगा कि 30 से 70% तक इसका जो है टैक्स का मांग बढ़ने लगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ की जो किसान थे वो जो है बहुत ज़्यादा कष्टदायक, बहुत ज़्यादा दुखदायक जिंदगी जो है बिताया करती थी। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती तो थे, लेकिन ये जो है किसान, इनका जिंदगी जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसमें ना तो तालुकदारों का फायदा था, वहीं ना तो किसानों का फायदा था। फायदा सिर्फ एक ही जन का था, वो किसका था, ना अंग्रेज का। ठीक है, तो अंग्रेज का ही सिर्फ यहाँ पे फायदा हो रहा था, ना कि तालुकदारों का, ना ही किसानों का। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से तालुकदारों से जो है जमीन छीन के किसानों को दे दी गई। ठीक है, किसानों को देने के पश्चात जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगा। ठीक है, लेकिन किसानों का जो है शोषण जो है होते रहा, इसमें कोई भी कमी नहीं आई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। अंग्रेज से पहले तालुकदार जो है किसानों का शोषण करते थे। ठीक है, पहले जो है तालुकदार इस पे शोषण करते थे किसानों के ऊपर। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है तालुकदार किसानों को पैसा भी देते थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि क्या होता था कि पहले जो है तालुकदार ये किसानों पर शोषण तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसानों को कहीं पर पैसा की जरूरत पड़ती थी तो ये तालुकदार जो है ये इनको पैसा भी देते थे। ठीक है, बुरे वक्त पर जो है इनकी मदद भी करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा कि जब अंग्रेज जो है यहाँ पे शासन करने लगे तो अंग्रेज जो है कुछ भी मदद नहीं करने लगे किसानों को। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक जगह जो है किसान और तालुकदार के बीच जो है एक जगह इन लोग दोनों के बीच जो है बहुत ही अच्छा संबंध था, लेकिन जब अंग्रेज आए तब इन लोग का जो संबंध वो कहीं ना कहीं बिखरने लगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए कि अब अंग्रेजों के राज में किसानों में मनमाना राजस्व वसूल किया जाने लगा। अर्थात अंग्रेज जितना चाहे उतना टैक्स इन लोग के साथ लेने लगे, किसानों के साथ। ठीक है, जिसमें किसान जो है बुरी तरह से फिसलने लगे। ठीक है, किसानों के पास जो है कुछ भी नहीं था। अब जितना भी इन लोग के पास रोजगार आता था, जितना भी इन लोग फसल उगा के पैसा कमाते थे, वो सारे जो है टैक्स में चला जाता था। ठीक है, तो ये जो है अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं खो चुके थे। ठीक है, अब इस तरह की गारंटी नहीं थी कि बुरे वक्त पर जो है इनको फसल मतलब पैसा मिले या फिर फसल खराब हो जाए तो जिसके कारण जो है इनको पैसा दिया जाने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अंग्रेज सरकारी के द्वारा कोई रियासत बरती जाएगी, किसी प्रकार की सहायता की जाने लगी, किसी तरह की जो है सहायता मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अंग्रेज जो है किसी को भी सहायता नहीं करते थे, चाहे वो उसके पास फसल खराब हो या फिर कैसा भी स्थिति हो उसके पास, अंग्रेज जो है किसी भी तरह का उसको जो है सहायता नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो है एक ही चीज़ चाहता था, उसके जो है पैसा चाहता था। ठीक है, किस तरह से जो है इसको टैक्स मिलेगा, किस तरह से टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यही जानते थे, यही सोचते थे। ठीक है, या त्यौहार पर कर्ज या फिर मदद, इन्हें इस तरह का कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अंग्रेज जो है खुद के लिए सोचते थे, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं सोचते थे। जो पहले तालुकदार उसे मिल जाती थी। ठीक है, अर्थात पहले जो है तालुकदारों के साथ जो है पैसा मिल जाती थी किसानों को, लेकिन अंग्रेज का शासन करने के बाद जो है अंग्रेज जो है शासन करने लगे तो उस समय जो है किसानों को जो है किसी भी तरह की मदद नहीं मिलने लगी। ठीक है,
अवध में किसान और तालुकदारों में ब्रिटिश शासन के प्रति जो गुस्सा था, ठीक है, यहाँ पे जितने भी तालुकदार थे, जितने भी किसान थे, वो सारे जो इस पे गुस्सा होने लगे ब्रिटिश शासन पर। तब वो जो है इसका विद्रोह कब देखने को मिलता है, 1857 का जब विद्रोह होता है, इसमें जो है इन लोग सारा का जो है गुस्सा देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था, पहले भी बता दिया था कि जो अवध के निवासी थे वो जो है आग की तरह बबूला होकर उठ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे माहौल क्रिएट हुआ था कि किसान और तालुकदार के बीच कहीं ना कहीं इन लोग दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे, लेकिन वहीं पर ब्रिटिश शासन आने के बाद जो है कुछ भी होने नहीं लगा, सारे जो है बिखरने लगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे किसान और तालुकदार, जिसके कारण जो है 1857 के विद्रोह में जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अवध के तालुकदारों ने 1857 की लड़ाई की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, और यह नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल के खेमे में जो है शामिल हो गए। फौज में दशकों से सिपाहियों को कम वेतन और छुट्टी नहीं मिलती थी। ठीक है, जिसमें जो है उन पर बहुत ज़्यादा असंतोष था। ठीक है, इसके कारण जो है इनका भी गुस्सा यहाँ पे देखने को मिलता है। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते जो है काफ़ी बदल चुके थे। ठीक है, इसमें पहले जो है बहुत ही अच्छा इन लोग के साथ रिश्ता था। ठीक है, लेकिन 1857 में बहुत ज़्यादा खराब होने लगा। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दस्ताना ताल्लुकात रखने का खासा जोर देते थे। ठीक है, इन लोग दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध था। ठीक है, वहाँ अपनी मौज मस्ती में शामिल होते थे। ठीक है, इन लोग दोनों जो है एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे। ठीक है, उनके साथ जो है तलवारबाजी करते थे। मल्ल युद्ध अर्थात जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे, मतलब लड़ाई तो करते थे, लेकिन एक दूसरे को जो है हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, इन लोग दोनों का जो है उद्देश्य कहीं पर एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाना नहीं था। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। ठीक है, मल्ल युद्ध के बारे में। अब इसके बीच इन लोग दोनों के बीच इतना अच्छा रिश्ता था, उनके साथ जो है शिकार पर भी जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोग दोनों के साथ जो है एक अच्छा संबंध था। ठीक है, उनमें से बहुत सारे हिंदुस्तानी जो है बोलना जानते थे और यहाँ की रीति रिवाज और संस्कृति से वाकिफ थे। 1840 के दशक में यह स्थिति बदलने लगी थी। अंग्रेजों में श्रेष्ठता भाव पैदा होने लगे, अर्थात ये जो 1820 का दशक मैंने आपको बताया, इसमें जो है सिपाही और अंग्रेज दोनों के बीच जो है बहुत ही अच्छा संबंध देखने को मिलता है। लेकिन जब 1840 का दशक आता है, उस समय जो है अंग्रेज जो है अपने आप को श्रेष्ठता मानने लगे, अपने आप को बहुत ही उच्च पद पर मानने लगे। ठीक है, और उसके बाद जो है सिपाही को जो है कम स्तर पर मानने लगे। ठीक है, और वे भावनाओं को जरा सी भी फिक्र नहीं करने लगे। ठीक है, और ये इसकी जो भावनाएं हुआ करती थी सिपाहियों की, उसके कुछ भी नहीं मानने लगा। ठीक है, गाली गलौज करते, ठीक है, शारीरिक हिंसा यह सामान्यता की बात बन गई थी। ठीक है, सिपाही और अफसरों के बीच जो है फासला जो था वह बढ़ गया था। ठीक है, भरोसे की जगह जो है अब संदेह ने ले ली थी। ठीक है, तो इस समय जो है एक समय क्या था कि इन लोग दोनों के बीच बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ज़्यादा मतलब इन लोग दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक समय ऐसा आ गया कि इन लोग दोनों के बीच संदेह ही रह गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। ठीक है, इन लोग दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध था। बंगाल आर्मी की सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होकर आए थे। इनमें बहुत सारे ब्राह्मण ऊंची जाति के भी थे। ठीक है, अवध को बंगाल आर्मी की पोतशाला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि अवध को जो है बंगाल आर्मी की जो है पोतशाला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एमसीक्यू में एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है पोतशाला किसे कहा जाता है, या फिर अवध का जो बंगाल आर्मी है उसे क्या कहा जाता है। इस तरह का आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब आगे समझिए, सिपाहियों के साथ जो हो रहा था दुर्व्यवहार जो है उसका असर जो है पूरा गांव में देखने को मिलता था। ठीक है, अब सिपाहियों ने अपने अफसरों की अवज्ञा करने लगे थे। ठीक है, उनके खिलाफ जो है हथियार उठाने लगे थे। ऐसे में गांव वाले भी उन्हें समर्थन देते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पे होता था और इस तरह से यहाँ पे विद्रोह उठने लगा, यहाँ पे भड़क उठे यहाँ की जनता। ठीक है, और आगे जाके जो है बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब विद्रोह हो रहा था तो ये जो विद्रोही हुआ करते थे, ये विद्रोही क्या चाहते थे, असल में जो विद्रोह जो कर रहे थे वो चाहते क्या था, इसे थोड़ा समझिए। ठीक है, तो अंग्रेज विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। ठीक है, कुछ विद्रोहियों को इस घटनाक्रम के बारे में अपना बात जो है दर्ज करने का मौका भी मिला। ठीक है, कुछ विद्रोहियों को जो है इस यहाँ पे किस तरह का घटना हो रहा था, वो क्या चाहते थे, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे दर्ज करने की बात की गई। ठीक है,
ये जो है कुछ कुछ जो विद्रोह थे उसको यहाँ पे मौका मिला कि अपने बात क्या आप चाहते थे उसे आप बताइए कि क्या आप चाहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है एक मौका मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर विद्रोही सिपाही और आम लोग थे, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे सिपाही थे जिसमें आम लोग भी शामिल थे, ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो ये जो है आम लोग यहाँ पे सिपाही जो थे वो जब पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपने बारे में क्या लिख सकेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। जिसके कारण जो है ये कुछ घोषणा देकर कुछ बोलकर जो है इस अपने बात को रखते थे, ठीक है। तो इस प्रकार अपने विचार का प्रसार करने और लोगों का विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो है घोषणा के द्वारा जो है इन लोग दोनों अपने बात को बताते, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिलेगा, ऐसा 100% आप मतलब बिलीव कर लें, उस तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलेगा कि ये जो सिपाही हुआ करते थे अगर कुछ भी बोल दिया जाता था तो उसे जो है इसका प्रमाण हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई लिख देता था तो उसका प्रमाण हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है जब इन लोग पढ़े ही नहीं थे तो इससे जो है इन लोग लिखे नहीं है, ठीक है, अपने बारे में कुछ भी लिखे नहीं है। तो जब लिखे नहीं है तो हम लोग को अच्छे ढंग से इसके बारे में पता नहीं चलता है कि ये विद्रोही क्या चाहते थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। और इस त्योहारों के अलावा हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं है जिनके आधार पर विद्रोह के नज़रिए को समझा जा सके, ठीक है। इतिहासकार के पास ऐसा कुछ भी और चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि जिसके कारण जो है ये विद्रोह क्या चाहते थे, जिसके कारण हम लोग बता सके, हम लोग समझ सके। इसमें कोई इन लोग को साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि जो है विद्रोही वो क्या चाहते थे इसके बारे में हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए 1857 की विद्रोह में जो भी हुआ इसके बारे में जो है अंग्रेज के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। अर्थात अंग्रेज के अधिकारी अर्थात इन लोग तो पढ़े हुए लिखे थे, ठीक है। तो इन लोग जब पढ़े हुए थे तो इसके दस्तावेज से हमको पता चलता है कि इन लोग क्या चाहते थे, ठीक है। लेकिन इससे हमको सिर्फ ये पता चलता है कि अंग्रेज क्या चाहते थे, इससे सिर्फ इसमें जो है यही सिर्फ पता चलता है, ठीक है, कि अंग्रेज क्या चाहते थे। लेकिन ये विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा साक्ष्य ज़्यादा सबूत यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इस दस्तावेजों से अंग्रेज अफसरों की सोच जो है उसका पता चलता है, ठीक है। इस दस्तावेज जब मिला है अंग्रेजों का दस्तावेज, उससे ये साबित होता है, ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है अंग्रेजों का अफसर को क्या सोच था उसके बारे में पता चलता है। लेकिन विद्रोही क्या चाहते थे उसके बारे में जो है कुछ भी नहीं पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज पढ़े लिखे थे जिसके कारण उसके सोच के बारे में पता चला, लेकिन विद्रोही पढ़े हुए लिखे नहीं थे जिसके कारण जो है इसका क्या चाहते थे ये इसको पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा है उसके बारे में जो है समझ तो पा गए, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके बारे में नहीं पता चला, ठीक है, क्योंकि वो लिखते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए कि एकता की कल्पना, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इससे पहले के टॉपिक में क्या बताया कि विचार जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे, उसका विचार क्या था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे का बारे में जो है गलत भी अंग्रेज किसी भी तरह जो है उनके बारे में अगर लिखते होंगे, विद्रोही के बारे में लिखते होंगे कि विद्रोही क्या चाहते थे, तो उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं गलत भी हम लोग को साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वहाँ पे कुछ जो है 100% जो है यहाँ पे वैल्यू या फिर वहाँ पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो है अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा लिखा गया है, जिसके कारण जो है अंग्रेज अधिकारियों के बारे में एकदम साफ साफ जानकारी मिलती है, लेकिन विद्रोह के बारे में नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पता चलता है। अब आगे समझिए एकता की कल्पना, ठीक है। एकता आपको पता होगा एकजुट या फिर एक समूह में रहना, ठीक है। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। तो उसकी कल्पना 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म का भेदभाव समाप्त करते हुए एक साथ सभी दबकों को आने को कहा गया, अर्थात सभी को जो है एकजुट में आने को कहा गया, सभी एक साथ रहिए। बहुत सारे घोषणाएं मुस्लिम राजकुमार या नवाबों की तरफ से या उनके नामों से की गई, ठीक है। इनमें बहुत हिंदू की भावनाओं का ख्याल रखा गया, ठीक है। बहुत सारे जो है यहाँ पे एकजुट होने लगे, ठीक है। यहाँ पे जो है जितने भी मुस्लिम राजकुमार थे वो सारे जो है यहाँ पे घोषणाएं करते हैं, ठीक है। और घोषणा में करते हुए समय जो है हिंदू की जो भी भावनाएं थी वो सारे जो है उसमें ख्याल रखे जाते थे, ठीक है। इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का फायदा और नुकसान हो सके, ठीक है। यदि हिंदू का नुकसान होगा तो मुसलमान का भी नुकसान होगा, और हिंदू का अगर फायदा होगा तो मुसलमान का भी फायदा होगा, दोनों का एक दूसरे को देखकर इन लोग दोनों चलते थे, ठीक है। तो उस समय जो है हिंदू और मुसलमान का इस तरह से जो है संबंध हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान में कुछ और ही संबंध है, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा। इस धारों में अंग्रेज से पहले हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था, ठीक है। अंग्रेज शासन में दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली
कि हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काने के लिए जो है इतना रुपया अर्थात 50,000 रुपया दिए गए। अर्थात ये जो अंग्रेज थे ये चाहते थे कि इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, इसको कैसे इसको जो है कैसे नियंत्रण में ले जाया जाए, इसको कंट्रोल कैसा किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज को एक तरकीब सूझी कि ये चाहते थे कि जो हिंदू है और मुसलमान है इन लोग दोनों को अगर अलग कर दे हम, तो शायद हम लोग जो है अंग्रेज जो है ये इन लोग दोनों को जो है काबू कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि मुसलमान का एक इंसान हुआ करता था, एक इंसान होता है, उसको जो है 50,000 रुपया इसको देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? क्योंकि इसको देते हैं कि तुम जो है हिंदू जो युद्ध लड़ रहा है, सिपाही जो है युद्ध लड़ रहे हैं 1857 का युद्ध जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो युद्ध लड़ रहे हैं लोग, ये इससे जो है आप साइड हो जाइए। ठीक है, किसको बोलता है? मुसलमानों को। ठीक है, कितना रुपया देके ना 50,000 देके। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। लेकिन ऐसा जो है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये जो है कोशिश जो है नाकामयाब होती है और जो है हिंदू और मुसलमान जो है दोनों एकजुट होके इसका जो है युद्ध करते हैं। ठीक है, जो कि 1857 का युद्ध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो है 50,000 कब दिया, कैसे दिया, किसको दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे समझिए उत्पीड़न के प्रतीक के खिलाफ। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। विद्रोहियों ने ब्रिटिश राज्य से संबंधित हर चीज को पूरी तरह से खारिज किया, देशी रियासतों पर कब्जा किए जाने की निंदा की। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है जितने भी विद्रोही नेता थे, जो भी विद्रोह कर रहे थे, वो सारे बोलते थे कि ये जो अंग्रेज पर को थोड़ा सा भी बिलीव मत कीजिए। ठीक है, और लोग इस बात पर भी नाराज थे कि लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था लागू करके छोटे बड़े भू स्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे तालुकदार जमींदार होते थे, उससे सारे क्षेत्र को लूट कर उसको हटाकर वहाँ पर जो है अपने शासन थोप कर वहाँ पे जो है दूसरों को देकर वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, और विदेशी व्यापार के दस्तकार और बुनकरों को तबाह कर डाला। ठीक है, फिरंगियों अर्थात ब्रिटिश ने भारतीय को जीवन शैली नष्ट कर दी। ठीक है, भारत का जितना भी जैसा भी जीवन शैली था वो सारा जो है नष्ट कर दिया गया। ठीक है, जो भी भारत का रहने का स्टाइल था वो सारा जो है यहाँ पे नष्ट कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? न अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब आगे समझिए। विद्रोही अपनी उसी दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही घोषणाओं में इस बात पर डर दिखता था कि अंग्रेज मुसलमानों की जाति जो है और धर्म जो है उसको नष्ट करने पर तुले हुए थे। ठीक है, ये अंग्रेज जो है ये क्या कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और जो मुसलमान का धर्म है उन लोग दोनों को अलग कर दिया जाए। ठीक है, इन लोग दोनों को अलग कर दें। ठीक है, ये किसकी सोच थी? अंग्रेज की। ठीक है, लेकिन इन लोग दोनों क्या चाहते थे? इन लोग विद्रोही चाहते थे कि हम लोग जो है जिस तरह से हिंदू और मुसलमान पहले थे, जिस तरह से पहले हम लोग का भाईचारा था, जिससे हम लोग पहले बहुत ही अच्छा संबंध था, उस तरह की दुनिया ये लोग दोबारा चाहते थे। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो है अंग्रेज को इस तरह से ये तरकीब देखने को मिलती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार जो है खड़ी कर दी जाए, इन लोग दोनों को अलग कर दिया जाए। ठीक है, इस तरह से जो है अंग्रेज की सोच थी। ठीक है, और अंग्रेज जो है भारतीय को ईसाई बनाना चाहते थे। इसी डर के कारण जो है लोग अफवाह पर भरोसा करने लगे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे जब होने लगी तब ये जो है लोग वो जो है अफवाह पर भरोसा करने लगे। जो भी अफवाहें फैलती थी वो सारी चीज़ पर यहाँ पे लोग बिलीव करने लगे। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे घटनाएं हुआ करती थी जिसके कारण जो है अफवाह पर बिलीव किया जाने लगा था। ठीक है, और दोस्तों ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो है भारत को क्या बनाना चाहते थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो भारतीय वासियों को क्या बनाना चाहते थे? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ईसाई। ठीक है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि वह इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्तित्व के लिए लड़ें। ठीक है, ये सारे चीज़ के लिए जो है इन लोग इकट्ठा किया जाने लगा विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर की जाने लगी। ठीक है, कई दफ़ा विद्रोहियों ने शहर के सम्राटों को जानबूझकर बेइज्जत किया। ठीक है, गाँव में सुधकारों अर्थात सुधकारों जो भी ब्याज देता है वो, ठीक है, वो उसको जो है बेखाते जला दिए और उनके घर जो है तोड़फोड़ कर दिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि विद्रोही उत्पीड़न जो है वो जो है बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, उत्पीड़न के खिलाफ थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विद्रोह का कितना ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैकल्पिक सत्ता की तलाश। इसे थोड़ा समझिए। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद लखनऊ, कानपुर और दिल्ली जैसी स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता शासन संचार स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्या बताया थोड़ा देर पहले कि ये जो ब्रिटिश शासक थे वो क्या चाहते थे कि सारा जगह जो है एक ही जैसा सत्ता चले, एक ही जैसा का शासन चले। ठीक है, वो सारा चीज़ जो है एक ही तरह का चले। ठीक है, ये अपना जो है शासन जो है स्थापित करना चाहते थे। यह विद्रोही अंग्रेजों से पहले की दुनिया को पुनर्व्यवस्थित करना चाहते थे। ठीक है, ये चाहते थे
ये जो विद्रोही थे, जो भी विद्रोह कर रहे थे, वो सारे चाहते थे कि जो अंग्रेज आने से पहले जो हम लोग का व्यवस्था था वो सारे हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। वो पहले की दुनिया को देखना चाहते थे, ठीक है, जो भी पहला था, ठीक है। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति को सहारा लिया, ठीक है। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, ठीक है। भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने का हुक्म दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है यहाँ पे की जाने लगी, ठीक है। ये दरबारी संस्कृति आप क्या समझ पा रहे हैं? ये दरबारी संस्कृति अर्थात जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि वहाँ का जो शासक जब अपना प्रजा छोड़कर हटाया जाने लगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने लगा, तब वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे जितने भी प्यार करते थे, जितना भी उनसे दिल से चाहते थे, वो सारे चीज़ जो वहाँ पर नष्ट हो जाके दोनों जो है बिछड़ने लगे, जिसके कारण जो वहाँ के दरबारी इतिहास जो भी संस्कृति वहाँ संस्कृति थी वो सारी चीज़ जो है वहाँ पे जो है हटने लगी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो दोबारा प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। ये जो है पहले जो भी हम लोग की दुनिया थी, जो भी हम लोग जीते थे, जिस तरह से भी जीते थे, हम लोग के बीच मुसलमान और हिंदू के बीच जो भी एक भाईचारा का रिश्ता था, वो सारा चीज़ पहले की जैसा हो जाए, ये चाहते थे, ठीक है। कौन? नव विद्रोही, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद जो है लूटपाट बंद करने का हुक्म किया जाने लगा, लेकिन लूटपाट बंद करने का हुक्म किया जाने लगा, इससे आप ये मत समझ लीजिए कि जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध को रोका जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी करने की योजनाएं भी बनाई जा रही थी, ठीक है। तो इस समय क्या होने लगा कि ये लोग जो है लूटपाट बंद करने का हुक्म तो दिया, लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेज के खिलाफ जो भी युद्ध होती थी उसकी योजनाएं बनाने के लिए जो है योजनाएं वो बनाई जा रही थी, ठीक है। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं शताब्दी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे मुगल साम्राज्य में जो भी हो रहा था उससे जो है प्रेरणा ले रहे थे। विद्रोही द्वारा स्थापित किए गए शासन संचालन संरचना का पहला उद्देश्य था कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। यहाँ पे जो विद्रोही क्या चाहते थे, उसका पहला उद्देश्य क्या था, यह आपके एग्जाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे न, युद्ध की जरूरतों को पूरा करना, अर्थात युद्ध में जितने भी हथियार लगेंगे, जितने भी लोगों की व्यवस्था लोग लगेंगे, जितने भी सैनिक लगेंगे, जितने भी सिपाही लगेंगे, जितने भी आदमी लगेंगे, वो सारे की जरूरतों को पूरा करते थे। ये इसका जो है पहला उद्देश्य था, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यह शासन संरचना अधिक दिनों तक अधिक जो है अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है। ये सारे चीज़ जब इन लोग का ज़रूरत पूरा हो गया, इन लोग विद्रोह करने लगे, लेकिन इसका जो है बहुत ही ज़्यादा तक इन लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा देर तक इन लोग टिक नहीं पाए, ठीक है, विद्रोही लोग, ठीक है। तो अंग्रेज जो है मारपीट के जो है इन लोग को मतलब कंट्रोल में कहें, ठीक है, नियंत्रण में रखें, ठीक है। इसके कारण जो है ये सारे चीज़ जो है विद्रोही जो थे वो अपना नियंत्रण यहाँ पे अपना विद्रोह जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। अब आगे समझिए दमन। दोस्तों ये दमन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। दमन का अर्थ क्या होता है ऐसे थोड़ा समझिए। दमन का अर्थ होता है जैसे कि किसी भी चीज़ को बलपूर्वक जो है उसको दबाना, अर्थात जैसे कि आप सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं किताब से, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम आए और आपको जो है पढ़ाई करने नहीं दें, बलपूर्वक जो है आपको अपना जो भी आपका कंसंट्रेट है पढ़ाई में वो मैं आपको नहीं होने दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है पढ़ाई में मन नहीं लगने दे रहा हूँ, आप जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण मैं आपको जो है जितना भी बलपूर्वक आपके ऊपर अटैक कर रहा हूँ कि आप पढ़िए मत, इसको जो है एक तरह का दमन कहा जाता था, ठीक है, दमन कहा जाता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझिए। अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन यह आसान साबित नहीं हुआ, ठीक है। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों का रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजी की आसानी के लिए कई कानून पारित किए गए। मई जून 1857 में पारित कानून के जरिए क्या हुआ कि जब 1857 में मई में एक कानून पारित हुआ तो वो पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, अर्थात बहुत सारे यहाँ पे कानून पारित किए गए। उसमें से एक पहला था मार्शल लॉ। दोस्तों ये मार्शल लॉ के बारे में आप क्लास 10th में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, ठीक है, आपको याद होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये मार्शल लॉ क्या होता है मैं आपको शॉर्टली में बताऊं तो मार्शल लॉ के तहत फौजी अफसरों को तथा आम अंग्रेजों को भी ऐसा हिंदुस्तान पर मुकदमा चलाने और उन पर जो है सजा देने का जो है अधिकार दे दिया गया, अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी थे उसको और जो अंग्रेज अधिकारी नहीं थे, अर्थात अंग्रेज तो थे लेकिन अंग्रेज अधिकारी नहीं थे, ठीक है, उन लोग दोनों को जो है ऐसा मतलब इजाज़त दिया दे के ऐसा अधिकार दे दिया गया कि आप जो है हिंदुस्तानी के जितने भी निवासी हैं उस पर जो है अपना मुकदमा चला सकते हैं, उसके ऊपर जो है अपना नियंत्रण रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है मार्शल लॉ, ठीक है।
तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ के जितने भी सैनिक थे अंग्रेज के, तो वो सारे जो है उसको बहुत ही एक अलग ही शक्ति प्रदान हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो है ये अच्छे से युद्ध कर पाते हैं, बहुत ही अपना जो है नियंत्रण थोप पाते हैं हिंदुस्तानों के ऊपर, ठीक है, हिंदुस्तान के निवासियों के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मार्शल लॉ के बारे में। और यदि आपको क्लास 10 का याद होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था, मार्शल लॉ लागू होने के बाद सामान्य कानून की प्रक्रिया रद्द कर दी गई, ठीक है। अंग्रेज यह स्पष्ट कर दिए थे कि विद्रोह का केवल एक ही सजा है, क्या है, न साजे मौत, ठीक है, ये एक ही का सजा है, ठीक है। दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए कि मार्शल लॉ के तहत एकदम बहुत ही अच्छी से बात कही गई है, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्रोह अगर करता है कोई व्यक्ति तो उसका सिर्फ एक ही सजा है, क्या है, न सजा न सजाए मौत, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। नए कानून के द्वारा तथा विद्रोह के मंगाई गई नई टुकड़ियों से अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया गया, ठीक है। अंग्रेजों ने दो तरफा हमला कर दिया गया, ठीक है, दो तरफा अर्थात दोनों तरफ से, इधर से भी दोनों तरफ से हमला कर दिया गया, ठीक है। एक तरफ जो है कलकत्ता से, वहीं दूसरी तरफ जो है पंजाब से, इस दोनों तरफ से जो है यहाँ पे हमला कर दिया गया, ठीक है। और दिल्ली के कब्जे को जो है अर्थात ये जो दिल्ली है इसके दोनों तरफ से इसको कब्जा किया जाने लगा, किस तरफ से, ना कलकत्ता से भी और पंजाब से भी, दोनों तरफ से जो है इस दिल्ली को कब्जा किया जाने लगा, ठीक है। और दिल्ली में कब्जा करने की शुरुआत जो है कोशिश जो है जून 1857 में ही जो है ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये जो दिल्ली था उस पर कब्जा करने का स्टार्ट कब हो गया था, ना जून 1857 में, ठीक है। इसी टाइम जो है ये स्टार्ट कर दिए थे अंग्रेज लोग कि दिल्ली में हमको कब्जा करना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सितंबर के आखिरी में जाकर जो है अंग्रेज जो है दिल्ली को जो है कब्जा कर पाए, ठीक है। लेकिन आपको क्या इसको याद होना चाहिए कि ये जो है दिल्ली की कब्जा करने की जो कोशिश थी वो उसकी शुरुआत जो है जून में ही हो चुका था 1857 में, ठीक है। लेकिन इन कब एक कब्जा कर लेते हैं ना, सितंबर के लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। दोनों तरफ से हमले हुए, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर जो विद्रोही हो, ठीक है। दोनों को जो है एक ही तरह का नुकसान हुआ, वहीं पर विद्रोही मर रहे थे और यहाँ पर भी जो है अंग्रेज लोग भी मर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही भयानक आंदोलन होने लगा, बहुत ही ज़्यादा विद्रोह होने लगा, ठीक है। विद्रोही दिल्ली को बचाने के लिए आ चुके थे, ठीक है। अंग्रेज को दोबारा सभी गांव जो है जीतने थे, ठीक है। अंग्रेज जो है सारे गांव को जीतना चाहते थे, लेकिन इस बार जो है उनकी लड़ाई केवल सिपाहियों से नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो है गांव का समर्थन था, इन लोग को गांव के जितने भी आम लोग थे ये सारे जो है यहाँ पे विद्रोह के साथ हो गए। और अवध में एक अंग्रेज अफसर ने अनुमान लगाया कि कम से कम 3/4 व्यवस्थक जो है आबादी विद्रोह में शामिल थी। अर्थात इससे आपको क्या पता चला कि सिपाही के साथ जो है यहाँ पे गाँव वाले भी इसमें जुड़ गए, गाँव के जितने भी आम लोग थे ये सारे जो है सिपाहियों के साथ जुड़ गए, ठीक है। जिसके कारण जो सिपाही था वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगा, ठीक है। और ये जो है जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगी तब अवध के एक अंग्रेज अफसर ने क्या लिखा कि ये बताया कि यहाँ पे जो विद्रोह होने लगा था, आम लोगों की जो संख्या थी वो जब सिपाहियों में घुसने लगी तब 3/4 वयस्क पुरुष की आबादी जो है इस विद्रोह में शामिल थी, ठीक है। आपको पता होगा 3/4 क्या होता है, और वयस्क अर्थात जो 18 ईयर्स प्लस होता है उस इंसान को जो है वयस्क कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। कितनी थी ना, 3/4, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स क्वेश्चन थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे समझिए कि इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद 1858 के मार्च में अंग्रेज दोबारा नियंत्रण कर लेते हैं, ठीक है। तो इस लड़ाई को जो है 1858 में मार्च में इस जो भी आंदोलन था 1857 का, इसको जो है नियंत्रण कर लेते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, ठीक है। अंग्रेज जो है बहुत ही ज़्यादा सैनिक यहाँ पे लाए, ठीक है, इंग्लैंड से लाए, ठीक है। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा सैनिक लाने के पश्चात जो है यहाँ पे भयानक यहाँ पे विद्रोह होने लगा, जिसके कारण जो है मार्च में 1858 में जो है ये आंदोलन जाके कहीं ना कहीं ठंडा हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के काश्तकार और बड़े भूस्वामी ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है। ऐसे में अंग्रेजों ने इनकी ताकत को तोड़ने के लिए जमींदारों को यह लालच दे दिया कि उन्हें उनकी जागीर लौटा दी जाएगी और विद्रोह का रास्ता जो है अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, जो वफादार होते थे उन्हें इनाम दिया जाएगा। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया
कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश के जो भी काश्तकार थे और जो भी भूस्वामी अर्थात जमींदार थे, वो सारे जो है वो जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे, तब ये जो है अंग्रेज वो उन लोग को अर्थात जमींदारों को लालच दे दिया गया कि यदि तुम हमारे समर्थन में हो जाओ, मेरे तरफ हो जाओ, तो हम तुमको जो भी तुम्हारी ज़मीन है वो सारी चीज़ें वो सारे जो है हम तुमको लौटा देंगे, और जो है जितने भी मतलब यदि आप फिर से मतलब यदि आप हमारा आप समर्थन में आ जाते हैं तो आपको जो है इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है एक लालच देकर जो है ये जो है युद्ध को भी रोका गया। ठीक है, तो अर्थात 1858 मार्च में जो है ये युद्ध जो है रुक जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था, 10 मई 1857 को। कहाँ से? न मेरठ छावनी से। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि 1857 जो था 10 मई, ठीक है, यहाँ 10 मई 1857 में छावनी जो कि मेरठ छावनी था वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली में जो है इसका समर्थन मिलता है, किसका? न बहादुर शाह जफर का। ठीक है, मुगल सम्राट थे, तो इसका समर्थन मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत ही चारों तरफ फैलने लगा, तो बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिलने लगा। उसके बाद जो है युद्ध बढ़ता गया। इसके बाद जो है अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा सेना ला के इसका दमन करने लगे, इसका जो है इस युद्ध को ठंडा कर दिया। ठीक है, ये मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही विस्तार तरीके से बताया। ये जो मैंने आपको अभी जो है शॉर्टली तरीके से एक बार रिवाइज कर दिया। ठीक है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब आगे समझिए कि विद्रोहियों की छवियां क्या थी। ठीक है, विद्रोहियों की सोच को समझने के लिए दस्तावेज काफ़ी कम मिले हैं। ठीक है, विद्रोहियों का जो भी सोच था इसको समझने के लिए जितने भी दस्तावेज हैं वो बहुत ही कम मिले हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं उसके द्वारा जितने भी दस्तावेज लिखे हैं इससे तो ये पता चलता है कि अंग्रेज क्या चाहते थे। ठीक है, लेकिन विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हमको नहीं मिलता है, इसके बारे में साक्ष्य हमें ज़्यादा नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, विद्रोहियों को कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं, नेताओं के पत्र हैं। ठीक है, नेताओं के पत्र के द्वारा जो है इनका जो है क्या इच्छा थी, क्या डिमांड थी, क्या चाहते थे, वो सारी चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा कुछ जानकारियाँ यहाँ मिलती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों को ध्यान में रखकर विद्रोहियों को कार्रवाई पर चर्चा करते थे। ठीक है, जबकि अंग्रेजों के दस्तावेजों में अंग्रेज की सोच का पता चलता है। ठीक है, अंग्रेज की जितना भी दस्तावेज है वो सारे जो है अंग्रेज की सोच के बारे में जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बारे में हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, सरकारी ब्यौरा को कोई कमी नहीं थी। ठीक है, सरकारी ब्यौरा जितने भी थे उसमें कोई भी कमी नहीं थी, बहुत सारे थे। ठीक है, औपनिवेशिक प्रशासक, फौजी अपनी चिट्ठियाँ, अपनी डायरियाँ, आत्मकथा, सरकारी इतिहासों में अपने अपने विवरण दर्ज करवाएं। ठीक है, ये सारे जो है अपने अपने विवरण दर्ज करवाते हैं। असंख्यक रिपोर्ट, नोट्स, परिस्थिति के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्ट के जरिए हम सरकारी सोच और अंग्रेजी बदलते हुए रवैया को समझ सकते हैं। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे दस्तावेज मिले हैं अंग्रेजों के, इससे तो हमको अंग्रेज के हर एक अधिकारी के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार से पता चल जाता है। लेकिन वहाँ के जितने भी विद्रोही थे उसके बारे में जो है हम लोग को ज़्यादा साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इनमें बहुत सारे दस्तावेज को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स और केंद्रीय खंडों में संकलित किया जा चुका है। इन विद्रोह में हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता चलता है। ब्रिटिश अखबार में तथा पत्रिकाओं में विद्रोह की घटना को इस प्रकार से पूछा जाता था कि वहाँ की नागरिकों में प्रतिशोध एवं सबक सिखाने की भावना पनपती थी। ठीक है, और अंग्रेज और भारतीय द्वारा तैयार की गई कई तस्वीर सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स रही है। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है अंग्रेज और भारतीय द्वारा जितने भी तस्वीरें ली गई उसमें से जो है कुछ कुछ रिकॉर्ड्स हमको पता चलता है इनके बारे में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा हमको रिकॉर्ड्स नहीं मिला, जिसके कारण जो है इनका बहुत ही अच्छे ढंग से विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए कि रक्षकों का अभिनंदन। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। ठीक है, विद्रोह जब हो रहा था उसमें जो है अंग्रेज के जितने भी अधिकारी थे उसको चुन चुन के मार रहे थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे विद्रोह होने लगा था। ठीक है, ऐसे में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं नजर आती है। ठीक है, अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेजों को नायक का गुनगुना दिया जाने लगा। ठीक है, नायक क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था, आपको याद है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा कि 1859 में टॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाए गए एक चित्र, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ पे चित्र बनाया गया था। ये जो है
टॉम्स जॉन्स बार्कर इसके द्वारा एक चित्र बनाया गया, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। ये चित्र का नाम क्या है ना, रिलीज ऑफ लखनऊ। ठीक है, ये रिलीज ऑफ लखनऊ जो है ये एक चित्र है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा बनाई गई ना, टॉम्स जॉन्स बार्कर। कब बनाई गई, 1959 में। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये चित्र जो है रिलीज ऑफ लखनऊ किसके द्वारा लिखी गई, कब, मतलब किसके द्वारा बनाई गई, कब बनाई गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको जूम करके बताऊं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये तस्वीर जो है कितनी अच्छे ढंग से बनाई गई थी। ठीक है, अब आगे समझिए। जब विद्रोही की टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल लिया, ठीक है, तो ये ऐसा इस समय जो है लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लेरिस ने तो ईसाइयों को इकट्ठा किया और सुरक्षित रेजिडेंट में जाकर पनाह ले ली, लेकिन बाद में हैरी लॉरेंस इसको मार डाला। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी जितने भी मतलब विद्रोही थे उसकी जो टुकड़ियां अर्थात विद्रोह का समूह, ठीक है, वो जो है जब लखनऊ पर घेरा डाला तब लखनऊ के जो भी कमिश्नर थे कौन थे ना, हैरी लॉरेंस। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लखनऊ के कमिश्नर कौन थे ना, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, इसने क्या किया कि ईसाइयों को इकट्ठा किया। ठीक है, सुरक्षित रेजिडेंसी में जाकर पहना ली। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो था हेनरी लॉरेंस इसको जो है मारा गया। ठीक है, लेकिन कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंस सुरक्षित रहा। ठीक है, किसके द्वारा सुरक्षित रहा न, ये जो है कर्नल इंग्लिश इसके नेतृत्व में जो है ये रेजिडेंस जो है बहुत ही सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स टॉमरम और हैरी हेवलॉक वहां पहुंचे। ये दोस्तों अंग्रेज के नाम है, आपको याद होना चाहिए। आप याद रख सकते हैं तो आप याद रख लीजिए। ठीक है, कब पहुंचे इन लोग यहाँ पे ना, 25 सितंबर को। ठीक है, उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया। ठीक है, इन लोग दोनों को मतलब बिछाड़ दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। ठीक है, रोक दिया। ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती थी। 20 दिन बाद अंग्रेज का नया कमांडर कॉलिंग कैपलैन, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कॉलिंग कैपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा। ठीक है, बहुत ज्यादा सेना लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। उसमें जो है ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। ठीक है, ये जो सेना थी किसके द्वारा भेजी गई थी ना, कॉलिंग कैपबेल। ठीक है, तो इसके द्वारा बहुत ज्यादा सेना यहाँ पे भेजी गई। उसके बाद जो है इसका सुरक्षा किया गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है घेरा डालकर यहाँ पे सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब आगे समझिए अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि इस समय जो है अंग्रेज के जो यहाँ पे जो औरतें हुआ करती थी उस समय इसकी स्थिति क्या थी। ठीक है, ब्रिटिश का क्या प्रतिष्ठा था, यहाँ पे प्रतिष्ठा था। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। भारत में औरत और बच्चों के साथ हिंसा की खबरों को ब्रिटेन के लोगों जो पढ़ते थे वो प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करते थे। अर्थात ये क्या करते थे, जब भारत में औरत और बच्चों के ऊपर हिंसा किया जाता था तब वो जो है पेपर में जो है छापा जाता था। ठीक है, पेपर में छापकर जब यहाँ के ब्रिटिश पहुंचा जाता था, ब्रिटेन पहुंचा जाता था इस खबर को, तब ब्रिटेन के लोग जब पढ़ते थे तब ये बोलते थे कि प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगे। अर्थात ये जो है बोलते थे कि अंग्रेज अपनी सरकार से मासूमी औरत और की इज्जत बचाने और बच्चों को सुरक्षा प्रदान के लिए जो है इन लोग मांग करने लगे। कौन ना, ब्रिटेन लोग। ठीक है, जो ब्रिटेन में रहते हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन में थे उस समय। ठीक है, वो बोलते थे कि जो भी औरतें थे, इतनी मासूमी औरत के ऊपर तुम क्यों अत्याचार कर रहा है, उसके ऊपर क्यों हिंसा लगा रहा है, उसके ऊपर क्यों अपना शासन थोप रहा है। ठीक है, उसको जो है सुरक्षा प्रदान करने का जो है ये मांग करते हैं। ठीक है, चित्रकारों ने भी सदमे और दुख के अपने चित्रात्मक अभिव्यक्ति के जरिए इस भावना को आकार प्रदान किया। ठीक है, तो इसके द्वारा इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चित्र के द्वारा जो है यहाँ पे भावना प्रकट होती है। ठीक है, जोसेफ नोतल पेटल, ये आप दोस्तों ये जो है याद रख लीजिए ये नाम। ठीक है, ये किसके नाम है ना, अंग्रेज अधिकारी के। ठीक है, ये क्या करता है, क्या नाम मैंने आपको बताया, जोसेफ नोटल पैटन। ठीक है, इसने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद, ठीक है, इन मेमोरियल चित्र बनाया। अर्थात ये जो है जो सैनिक विद्रोह था वो कब हुआ था ना, 1857। ठीक है, 1857 अर्थात 1859 में ये क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं जिसका नाम है इन मेमोरियल। ठीक है, इस चित्र में किस तरह का चित्र छापते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है इन मेमोरियल। ठीक है, ये किसके द्वारा बताई गई, किसके द्वारा बनाई गई, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और इस चित्र का नाम क्या है ना, इन मेमोरियल। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि आप इस चित्र को थोड़ा सा अच्छे से एक बार देखिए
तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक औरत है, उस पर जो है बहुत सारे स्त्री जो है इस पर चिपकी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा होगा ये तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इस चित्र में क्या बताया गया है, ठीक है। इस चित्र में अंग्रेज औरतों बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से दिखाई देते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाया, ठीक है। दोनों जो है बहुत सारे स्त्री और औरतें जो है एक दूसरे से जो है लिपटे हुए थे, चिपके हुए थे, ठीक है। यह बिल्कुल लाचार और मासूम दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मासूम दिख रहे थे, जैसे कोई भयानक घड़ी का आशंका में है, ठीक है। ये सोच रहे हैं, मतलब ऐसा इसको देखने पे प्रतीत होता है कि इन लोग ये जो है चित्र जो है इसमें जो है कुछ टेंशन लेके इन लोग हैं, ठीक है। वह अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है इस चित्र में ऐसा बताया गया इन मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखता, ठीक है। उसमें जो है उसकी सिर्फ तरफ एक इशारा करता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे इस चित्र को देख पा रहे हैं, इसमें जो है इस तरह की बात कही गई है, ठीक है। और इसके द्वारा इसी तरह की जो है इस चित्र को बनाया गया है, ठीक है। कुछ अन्य चित्र में औरत जो है अलग तेवर में दिखाई देती है, ठीक है। कुछ ऐसा भी चित्र मिला है जिसमें जो है औरत अलग तरह का व्यवहार करते हुए देखी गई है, ठीक है। इनमें वे विद्रोहियों में हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है, ठीक है। ऐसा कोई चित्र बताया गया है, ऐसा चित्र दिखाया गया है जिसमें जो है एक स्त्री जो है उसके चारों तरफ सोचिए कि युद्ध, मतलब बहुत सारे आदमी है जो कि इसके साथ युद्ध लड़ रहे हैं और ये स्त्री जो है अपना सुरक्षा कर रही है, ठीक है। विद्रोह कर रही है, विद्रोह के साथ अपना सुरक्षा भी कर रही है, ठीक है। इन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में भी दिखाया गया है, ठीक है। इन चित्रों में विद्रोहियों को दानव के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। जहां 4 कदावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत पर हमला कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पाएंगे चित्र, तो आप समझ पाएंगे कि ये जो चित्र देख पा रहे हैं ये स्त्री के चारों ओर जो है आदमी थे जो चारों ओर जो है चाकू से लेकर और हथियार लेकर जो है इसके ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ की दृष्टि को देखने को मिलती है, यहाँ की स्त्रियों को देखने को मिलती है, ठीक है। और इस चित्र में इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरतों के संघर्ष की आड़ में एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और यह जो चित्र है यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष करता है, ठीक है। धर्म से रिलेटेड इसको जोड़ के बताया गया है, ठीक है, इस चित्र को, ठीक है। और इस चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है, ठीक है। दोस्तों ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं इस चित्र में क्या बताया गया है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक किताब, इस किताब को जो है बाइबल का नाम दे दिया गया है, ठीक है। दोस्तों बाइबल के बारे में आपको पता होगा, बाइबल जो है आप पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे, ठीक है। अब आगे समझिए प्रतिशोध और सबक, ठीक है। ये जो है संघर्ष हुआ, उसके बाद जो है क्या प्रतिशोध हुआ है, क्या सबक मिलता है सबको, इसे थोड़ा समझिए। न्याय की एक रूपात्मक स्त्री जो है छवि देखी, ठीक है। इसमें जो है एक न्याय की एक स्त्री देखने को मिलती है जिसमें एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लेकर रहे, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक हाथ में जो है तलवार है, वहीं एक हाथ में ढाल है, ठीक है। दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदले लेने की तड़प दिखाई देती है, ठीक है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, ठीक है। दोस्तों आपको चित्र मैंने आपको दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अपना पैर से जो है आदमियों को कुचल रही है, ठीक है, सिपाहियों को कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ डर से कांप रही थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ऊपर में चित्र बताया जिसमें जो है भारत की औरत और बच्चे जो थे वो जो है भीड़ के डर से जो है वो कांप रही थी। वहीं पर जो है दूसरी औरतें दिखाई गई है, दूसरी स्त्री दिखाई गई है जिसमें जो है अपना सुरक्षा खुद कर रही है। वहीं पर तीसरा दिखाया गया है कि वो खुद के संरक्षण के लिए खुद तलवार और ढाल लेकर जो है लोगों की, सिपाहियों की जो है संघर्ष कर रही है, उनको युद्ध लड़ रही है, उसके बीच जो है युद्ध लड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह की दृष्टि यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, स्त्रियों का, ठीक है। तो स्त्रियों का जितना भी मैंने आपको चित्र बताया, जितना भी आपको पॉइंट्स बताया, वो सारे दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए। अब आगे समझिए दशरथ का प्रदर्शन, ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात से भी पता लगती है कि किस प्रकार लोग तथा कितने निर्मम तरीके से विद्रोहियों की मौत के घाट उतारा गया, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे विद्रोह जो भी कर रहे होंगे उसको किस तरह से उनका मौत किया जाने लगा, ठीक है। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया, ठीक है, फिर फांसी से लटका दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका जो है इसको जो है सबक मिलती है, इसको जो है इस तरह से जो है इनका मौत किया जाता था, ठीक है, इसको मारा जाता था, ठीक है। तो किस तरह से कितना भयानक रहा होगा, ठीक है, ये दृष्टि आपको समझ में नहीं आ रही होगी दोस्तों, तो आप अच्छे ढंग से समझिए कि किस तरह से यहाँ पे जो है किस तरह से यहाँ पे तोप को, मतलब अर्थात यहाँ पे एक आदमी को रखा गया, ठीक है, उसको जो है तोप से उड़ा दिया गया। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना ज़्यादा यहाँ पे
बहुत ही डेंजर दृष्टि यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और आगे ये भी देखने को मिलता है कि फांसी के द्वारा लटका दिया गया, जिसके कारण जो है लोगों की मृत्यु की जाने लगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा दुखदायक साबित होता है, ठीक है। इन सजाओं की तस्वीरें जो है पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंचने लगी, ठीक है। जब इस तरह का जो है यहाँ पे मौत होने लगा तो ये चित्र जो है चित्र खींचने के जो है बहुत ही दूर दूर इलाकों तक जो है इस फोटो को जो है भेजा जाने लगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना, ठीक है। इसे थोड़ा समझिए। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिलती है, ठीक है। जो 1857 में विद्रोह हुआ था उससे जो है इन लोग को प्रेरणा मिलती है। कब? जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, आपको पता होगा 1947 में आज़ाद हुआ हम लोग का देश, ठीक है। तो इस समय जो है यहाँ पे जो भी इस समय जो है जितना भी आंदोलन हो रहा था उससे जो है लोगों को प्रेरणा मिल रही थी। किससे प्रेरणा मिल रही थी? न जो भी 1857 में विद्रोह हुआ था, मैंने आपको जितने भी बताए वो सारे जो 1857 के ही विद्रोह बताएं, उससे जो है यहाँ पे प्रेरणा मिलती है, ठीक है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था एक अफवाह ये भी फैली थी कि जब 1757 में विद्रोह हुआ था, फ्लासी का युद्ध, इस समय ये बताया गया था कि 100 साल बाद जो है आपका देश आज़ाद हो जाएगा। अर्थात 1857 में जो है आपका देश आज़ाद हो जाएगा, जिसके कारण जो है लोग बहुत ही मनचाहा जो है विद्रोह करने लगे, ठीक है। लोग जान रहे थे कि हम लोग का देश जो है आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण जो है और भी ज़्यादा युद्ध जो है बहुत ज़्यादा भड़कने लगा था, ठीक है। तो ये जो युद्ध था 1857 का युद्ध, ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पे इसको कहा गया है, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इतिहास जो है लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की याद को जीवित रखने का योगदान दिया, ठीक है। तो ये जो 1857 की युद्ध थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तो नहीं रही, लेकिन जितना भी प्रयास किया गया वो बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक था। लेकिन लास्ट में ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सैनिक लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण जो है ये युद्ध कुचल दिया गया, ठीक है। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश के लिए लड़े थे। उन्होंने लोगों को अंग्रेज का दमनकारी शासन के खिलाफ उत्तेजित किया। रानी लक्ष्मीबाई एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में घोड़े के रास लिए मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ने वाले उनकी वीरता और गौरवान करते हुए कविताएं लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है। आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे हिंदी की किताबों में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये जो है मातृभूमि के लिए जो है ये लड़ती थी, ठीक है, मुक्ति के लिए लड़ रही थी, ठीक है। इसके जब ये सारी चीज़ें ये लड़ी तो ये बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए, जिसके कारण जो है इसके बारे में जो है बहुत सारी कविताएं लिखी गई, जिसके कारण आप इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसको जो है एक मर्दाना शख्सियत, ठीक है, के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है। इसका चित्र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो दुश्मन की मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी, ठीक है दोस्तों। ये जो है रानी लक्ष्मीबाई इतनी डेंजर थी, इतनी मतलब ताकतवर थी कि वो अपने दुश्मन को जो है एकदम डायरेक्ट मौत की नींद सुला देती थी, ठीक है। उसको डायरेक्ट उसको मृत्यु का जो है दर्जा प्राप्त कर दिया जाता था। अर्थात ये जो है डायरेक्ट मृत्यु कर देती थी। जो भी इसका दुश्मन था, रानी लक्ष्मीबाई का जो भी दुश्मन रहा होगा, जो भी दुश्मन था, उसको जो है डायरेक्ट मृत्यु कर देती थी, उसकी जो है उसको मौत कर देती थी, उसको जो है मार डालती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी ज़्यादा मजबूत थी, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर एंड होता है। आशा करता हूँ जितने भी प्रकरण समझाए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको याद दिला दूँ कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। आपको ज्वाइन हो जाइए और इसके कारण आपको जो है इसका PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी MCQ हम लोग बनाएंगे वो सारे जो है वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसके कारण जो है उनको भी PDF प्राप्त हो जाएगा और ये जो है हेल्पफुल वीडियो भी है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से वो अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।